बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। जुमे का मुबारक दिन है और हम जिस मुश्किल वक्त में हैं, अल्लाह ताला के हुजूर आप सरबसजूद हो जाइए। आज दुआएं कीजिए, खुसूसी इबादत का एहतमाम कीजिए। अल्लाह बहुत करीम है, इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं जब हम इस मुश्किल वक्त से बाहर निकल जाएंगे। ज़रूरत सिर्फ इस अमर की है कि अपनी जिम्मेदारियों को समझें, अपने गुनाहों की तौबा करें, अल्लाह ताला के हुजूर जो है गिरगिरा कर माफ़ी मांगे। अल्लाह पाक ज़रूर हमें माफ़ फरमाएगा और हमें इस मुश्किल से बाहर निकालेगा। साथ ही साथ आज वर्ल्ड हीमोफीलिया डे भी मनाया जा रहा है। तो जहाँ पर हम बात करते हैं दूसरों की मदद की, जहाँ पर हम ये बात सोचते हैं कि हमें घरों तक महदूद रहना है, लेकिन कोशिश कीजिए कि जितना आप किसी की मदद कर सकते हैं, किसी के काम आ सकते हैं, ज़रूर इनके काम आइए। क्योंकि ये मरीज़ बच्चे जो हैं ख़ास तौर पर इनको ब्लड चेंज करने की बार बार ज़रूरत पड़ती है। तो आज के दिन यह अहद कर लीजिए कि जितना आप किसी के काम आ सकते हैं, जितना आप किसी के लिए आसानी पैदा कर सकते हैं, आप उसके लिए आसानी पैदा करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपके लिए भी आसानी पैदा करेगा। पहले सेगमेंट की तरफ जाते हैं। मौसम खासा खुशगवार है, तो आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश का कोई इम्कान है या नहीं? क्योंकि हमने देखा रात हल्की फुल्की बारिश मुख्तलिफ इलाकों में हुई है। प्रेडिक्शन क्या की जा रही है, ये जानेंगे टुडेज वेदर में। हमें ज्वाइन किया है जुनैद रियाज ने। जुनैद, बताइएगा क्या कहना है महकमा मौसमियात का? जी, अगर लाहौर शहर के मौसम की बात की जाए तो लाहौर शहर के मौसम जो है वो इंतहाई खुशगवार हो चुका है, क्योंकि शहर के मुख्तलिफ मकामात पर बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। और गुज़िश्ता रात भी जो है वो लाहौर शहर के मुख्तलिफ मकामात पर होने वाली बारिश से जो है हवा में ठंडक है। और महकमा मौसमियात का कहना है कि आज सारा दिन मौसम जो है वो जुज़वी तौर पर अबरआलूद रहने का इम्कान है। और महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि आज शहर के मुख्तलिफ मकामात पर वक्तन फ़वक्तन जो है वो हल्की बारिश का सिलसिला भी जारी रहेगा। और हफ्ते के रोज़ भी शहर के मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो बारिश होने का इम्कान है। और आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। और सुबह के बाद कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 19 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और सुबह के वक्त हवा में नमी का तनासब 73% रिकॉर्ड किया गया। और क्योंकि आज मौसम जज़वी तौर पर अबरआलूद रहने का इम्कान है, जिसकी वजह से शाम के वक्त हवा में नमी का तनासब भी जो है वो 62% तक रहने का इम्कान है। और महकमा मौसमियत का कहना है कि हफ्ते के रोज़ भी शहर का मौसम जुज़वी तौर पर अबरआलूद ही रहेगा। जी ठीक है जुनैद रियाज, आपका बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे। मौसम की सूरत हाल आपने बताई, टॉप स्टोरीज क्या हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको बताऊं, स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर इमरान यूनुस मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले ये मौजूदा सूरत हाल पर मैं आपका एक कॉमेंट चाहूँगी। हमने कल देखा सड़कों पर, खास तौर पर नाकों पर अब बहुत ज़्यादा रश बढ़ता जा रहा है। क्या समझते हैं इसकी क्या वजूहत है? लोग जो कि लॉकडाउन में सुकून से नहीं थे, अब जब जुज़वी तौर पर दुकानें खोल दी गई हैं, मुझे लगता है अब काबू करना लोगों को बहुत मुश्किल हो गया। देखें जी, लोग अपनी जिम्मेदारी जो है उसका ना एहसास कर रहे हैं और ना ही जिम्मेदारी जो है वो अदा कर रहे हैं। बात यह है कि जब लॉकडाउन हुआ था तब भी अवामुन्नास जो है वो इसी तरह बाहर निकल रही थी। और कुछ लोग तो ज़रूरी तौर पर निकल रहे थे और कुछ गैर ज़रूरी तौर पर भी बाहर निकल रहे थे। मैं एक दो नाकों पे जब हमने रिपोर्टिंग की और हम रुके, आप यकीन जाने वहाँ पे जो हमारे आर्मी के जवान मौजूद होते हैं वो आगे से ये कहते हैं कि जी हमारे शहरियों ने आधे से ज़्यादा आबादी को मार दिया। मैंने कहा जी वो कैसे? कहते जिससे पूछो कह रहा फोतकी पे जा रहा हूँ, फोतकी पे जा रहा हूँ। कहता लोगों को इस चीज़ का इदराक नहीं है, इनका ख्याल करना चाहिए कि ये वबा जो है ये मिलने जुलने से फैलेगी। बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ पे मैं लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि खुदारा ये जो लोग हमारे ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, आप भी ज़रूर इनके साथ ताउन करें। ये सब कुछ आपकी सेहत के लिए किया जा रहा है, आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया जा रहा है और आपके ताउन के बगैर ये मुमकिन नहीं। पहली खबर की तरफ जाते हैं। डेली सिटी 42 की लीड स्टोरी आज है जी, रमजान बाजार ना लगाने का फैसला किया गया है। अवाम को 12 अरब का कैश रिलीफ देने का ऐलान भी किया गया है। कैसे देखते हैं इस फैसले को? मेरे ख्याल से अवाम इंतजार करती है कि रमज़ान बाजार लगेंगे, रमज़ान में उन्हें सस्ती, क्योंकि पूरी दुनिया में हम देखते हैं कि जब भी माह मुबारक आता है तो आसानियां पैदा कर दी जाती हैं। अब हम पहले से ही मुश्किल में हैं, मजीद मुश्किल में तो नहीं चले जाएंगे अगर रमज़ान बाजार नहीं लगते तो। देखिए जी, गवर्नमेंट तो ये कोशिश कर रही है कि समाजी राब्ते जो हैं वो कम से कम हो, इसीलिए लॉकडाउन जैसी सूरत हाल सामने आई और मुख्तलिफ कैंपेन्स गवर्नमेंट की जानिब से चलाई जा रही है कि लोग अपने घरों तक महदूद रहें। सो ये सारी वजह जो है ये की ही इसलिए जा रही थी कि कोरोना वायरस का जो फैलाव है उसको रोका जाए। तो ये जो रमज़ान मुबारक में रमज़ान बाज़ार जो ना लगाने का फ़ैसला किया गया है, इसकी भी सबसे बड़ी वजह जो है वो यही है कि कोरोना वायरस का फैलाव जो है वो रोका जाए। क्योंकि रमज़ान मुबारक में देखा जाए कि काफ़ी रश जो है
इन रमज़ान बाज़ारों में होता है। लोग चूँकि सब्सिडी गवर्नमेंट जो है वो अरबों रुपए की सब्सिडी देती है रमज़ान बाज़ारों में, और लोग जो हैं वो रमज़ान बाज़ारों का रुख करते हैं ताकि अच्छी और म्यारी चीज़ें जो हैं वो वहाँ से ख़रीद सकें। लेकिन अच्छी और म्यारी चीज़ वहाँ पर मिलती है या नहीं मिलती, खैर ये एक अलहदा इशू है जो कि हम हर साल रिपोर्ट भी करते रहते हैं कि रमज़ान बाज़ार की जो सूरत हाल है वो सामने है। तो मेरे ख्याल से ये अच्छा इकदाम है, बड़ा बेहतर इकदाम है कि बजाय आप रमज़ान बाज़ारों में आवाम का एक जमे कफ़ीर जो है वो वहाँ पर इकट्ठा करने की बजाय उन्हें डायरेक्ट सब्सिडी जो है वो इस तरह फराम करेंगे कि कैश की यहाँ सूरत पे में। ये चीज मेंशन की गई है कि बराह रास्त सब्सिडी आवाम को दी जाएगी। अब जब बराह रास्त सब्सिडी की बात की जा रही है ना, उसमें बहुत ज्यादा इबहम है। अभी आपने जो स्कीम आप लेकर आए हैं 12,000 रुपए आप लोगों को दे रहे हैं, उसमें बहुत सारे लोग, मेरी अपनी मुलाजिमा जो है उसने कहा कि जी मैंने एक मैसेज किया है, मेरे सामने बैठ के उसने मैसेज किया और उसको क्या उसका रिप्लाई आ रहा है कि जी आपके कवाइफ के बाद जो है चेक करने के बाद आपको मतला किया जाएगा कि आया आप इसके अहल हैं या नहीं है। अब उसके बाद भी वो 2-3 दफा एसएमएस कर चुकी है, लेकिन उसका रिप्लाई उसको ऐसा कुछ नहीं आ रहा। अब बराह रास्त वाली जो चीज है वो किस तरह से मुमकिन होगी? लोग इंतजार तो नहीं कर सकते हैं। माह मुबारक में किस तरह से फिर लोग गुजारा करेंगे अगर इतना टाइम सिर्फ कवाइफ की जांच पड़ताल के लिए ले लिया जाएगा? देखिए जी, परसों काबीना कमेटी ने ये सिफारिश की थी वज़ीर आला से कि रमज़ान मुबारक में रमज़ान बाज़ार जो है वो ना लगाए जाएँ और आवाम को डायरेक्ट सब्सिडी जो है वो दी जाए। सो इस पर कल पंजाब हुकूमत की जानिब से ये फैसला किया गया है कि रमज़ान बाज़ार जो है वो अब नहीं लगाए जाएंगे। मैकेनिज्म क्या होगा, किस तरह डायरेक्ट सब्सिडी जो है वो दी जाएगी, कैश की मद में दी जाएगी और तरीकेकार क्या होगा वो वजह करना जो है वो अभी बाकी है। बताना बहुत जरूरी है। एक जानिब आप जो है वो 12,000 रुपए दे रहे हैं, आया वो लोग वो पैसे हासिल कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, किस तरह से इतलाक होगा? उसमें है ना, उसमें एक है ना छोटी सी प्रॉब्लम भी थी, वो ये थी कि जब आप मैसेज करते हैं तो वो जो आपको रिप्लाई आता था कि कवायद जो है वो पूरे किए जाएंगे, वो कवायद जो है वो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो मुतलके जिले की इंतजामिया है उसने वो जो है वो कवायद जो है वो उसकी जांच पड़ताल करनी थी और उसके बाद जो है वो उसको फाइनल किया जाना था। बहरहाल ये भी एक लॉन्ग प्रोसीजर था, लेकिन स्टार्ट तो हो गया है, चले लोगों को थोड़ा सा रिलीफ तो मिल रहा है। लेकिन रमज़ान मुबारक में ये जो 12 अरब की सब्सिडी है ये आप कैसे कैश की सूरत में देंगे, इसके लिए क्या मैकेनिज्म देंगे, क्योंकि एहसास प्रोग्राम तो आपका पहले ही चल रहा है। जो लोग ज़रूरतमंद हैं उनका डाटा आपके पास पहले ही आ चुका है। अब उन जिन लोगों ने मैसेजेस किए हैं उनके कवायद की जांच पड़ताल जो है ये अब आपकी जिम्मेदारी है। कहीं ये ना हो कि ये 12 अरब भी जो है ये मुस्तहिक अफराद तक पहुंचने की बजाय कहीं और चला जाए। करना चाहिए, टाइम भी लेना चाहिए, क्योंकि इसके समरात फिर आवाम तक उस तरह से नहीं पहुंच पाते। खैर, एक अच्छी खबर भी मेरी नजरों के सामने आ गई। फाइनली यूटिलिटी स्टोर पर 688 अशिया की कीमतों में कमी, कुकिंग ऑयल 5 रुपए लीटर महंगा कर दिया गया है। अब ये जो यूटिलिटी स्टोर पर इतलाक किया जा रहा है, मैं समझती हूँ कि रमज़ान का महीना है, आपको दूसरी जगहों पर भी, स्टोर्स पर भी, फिर मंडियों में भी चीज़ों में कमी करनी चाहिए ताकि लोगों तक इसके समरात पहुँच सकें। और वो लोग जो कि सफ़ेद पोश है, चलें गरीबों की तो मदद आपने कर दी, सफ़ेद पोश कहाँ जाएंगे, किस तरह से? अगर आपके कारोबार बंद पड़े हैं, कितनी देर कोई घर बैठ के खा सकता है? तो यहाँ पर भी थोड़ा सा तो रिलीफ देना चाहिए। देखें, अगर मैं बात करूँ सफ़ेद पोश के हवाले से, जिस तरह आपने बात की, अगर उनकी रेशो जो है वो कुछ 10% थी या 15% थी, जब से ये वबा आई है कारोबार बंद हुए हैं, तो सफ़ेद पोश जो लोग हैं इनकी तादाद मेरे ख्याल से 50% से भी ज़्यादा हो चुकी है। क्योंकि जो दुकानों पे काम कर रहे हैं, फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, वो बेचारे तो फिर अपना कारोबार बंद कर दिया ना। अब जितनी भी इंडस्ट्री है वो उनको सैलरीज की मद में इंडस्ट्री खुद कह रही है कि भाई हमारे पास पैसे नहीं है, पैसा मार्केट में फंसा हुआ है, ऑर्डर्स जा नहीं रहे हैं, जो हमारे पैसे हैं वो हमारे पास तक आ नहीं रहे, तो हम मुलाजमीन को तनख्वाहें जो है वो नहीं दे सकते। अब वो बेचारे बगैर तनख्वाहों के घर बैठे हुए हैं, वो सफ़ेद पोश ही हैं, उनकी हेल्प करना जो है वो भी हुकूमत की जिम्मेदारी है। किस तरह कर रही है, खैर उसके मुख्तलिफ मैकेनिज्म जो हैं वो हो रहे हैं। और जिस तरह आपने बात की यूटिलिटी स्टोर के हवाले से, तो रमज़ान मुबारक में मेरे ख्याल से ठीक है 12 अरब का जो आप रिलीफ देने जा रहे हैं कैश की मद में, अगर इसके साथ साथ आप यूटिलिटी स्टोर पर भी इस चीज़ को इंश्योर करें कि वहाँ पर जो आप रमज़ान मुबारक में सस्ती और म्यारी चीजें देने की कोशिश करते थे वो यूटिलिटी स्टोर्स पर आ जाए। अच्छा, ना? अब ये चीज है कि मेरे सामने एक और खबर है, अकबरी मंडी में दालें 60 रुपए फी किलो तक सस्ती हो गई हैं। अकबरी मंडी में भी दालें सस्ती हो गई, आपने यूटिलिटी स्टोर पर भी सस्ती कर दी। अब हमने इंश्योर करना है कि मार्केट में हम आप हमारे तरह बहुत सारे लोग जो खरीदारी करने के लिए जा रहे हैं, एज इट इज वहां पे वो कीमतें मौजूद हैं या नहीं। अब वो वाला रवैया नहीं होना चाहिए कि आपने रेट लिस्ट आवेजा कर दी, उस पर अमल दरामद हो रहा है नहीं। अब प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो है ना उनको मुतहर्रिक करना चाहिए ताकि आपने जो आसानी दी है वहां पर कीमतें वो मिल रही हैं या नहीं, लोगों को उसका फायदा हो रहा है या नहीं, इसको यकीनी बनाना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया। देखिए जी, माजरत के साथ आप प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की बात तो छोड़ ही दें ना,
प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट तो आपको इस लॉकडाउन में भी नज़र जो है वो नहीं आ रहे, पता नहीं कोरोना से डरे बैठे हैं। हालांकि उनकी जिम्मेदारी है कि वो बाहर निकलें और इस चीज़ को इंश्योर करें कि लॉकडाउन के दौरान जहाँ पर दुकानें बंद, कारोबारी मराकज़ बंद है, दुकानें बंद है और इक्का दुक्का दुकानें खुली हैं, वो शहरियों की जेबों पर डाका ना डालें। लेकिन जिस तरह बात कर रहे हैं कि अकबरी मंडी में दालों की कीमतें जो हैं वो 60 रुपये फ़ी किलो कम कर दी गई है, बड़ी अच्छी बात है और काबिल सताइश है ये अमल। इसके साथ साथ कल जो है वो फ्लोर मिल एसोसिएशन जो है हमारी, उसने सूबाई वज़ीर अब्दुल अलीम खान से मुलाकात की और उसमें अब्दुल अलीम खान सीनियर वज़ीर की जानिब से उनसे अपील की गई थी कि आप रमज़ान मुबारक में, देखिए सारा साल आप कमाई करते हैं, अगर रमज़ान मुबारक में आप आटे की कीमतें जो हैं वो अगर खुद कम कर देंगे सिर्फ रमज़ान मुबारक में, तो शहरियों को रिलीफ मिलेगा और कोरोना वबा के हवाले से आपको सवाब भी होगा। खैर उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि रमज़ान मुबारक में हम आटे की कीमतें मजीद कम कर देंगे, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं, इनका इस्तेमाल जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है, तो लोगों को इसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो तमाम तरह एसोसिएशन और तमाम तरह ये कारोबारी मराकज़ हैं, इनसे होना तो यही चाहिए कि रमज़ान मुबारक में, जहाँ पर पूरी दुनिया में यही होता है कि चीज़ें जो है वो सस्ती कर दी जाती हैं, आवाम को रिलीफ दिया जाता है, तो खुदारा एक तो रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना है और दूसरा कोरोना की वबा है। लोग जो हैं वो पहले ही बेचारे बेरोज़गार होकर घरों में बैठे हुए हैं। अगर उन किसी के पास थोड़ी सी जमा पूंजी अगर मौजूद है तो काइंडली कीमतें इस कदर कम कर दें कि लोग इजीली अपने घर का चूल्हा जो है वो चला सकें, क्योंकि अभी लोग ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं करेंगे, लोग जो है अगर सामान अपनी ज़रूरत के तहत ही खरीदेंगे। तो अगर आप काइंडली लोगों को इस काबिल बना दें कि वो बेचारे सस्ता उनको सामान मिल सके, तो मेरे ख्याल से ये बड़ा अच्छा इकदाम है। बिलाशुबा ये अच्छा इकदाम है। और जहाँ पर हम कह रहे हैं ना कि आपने दूसरों का एहसास करना है, तो ये भी एक तरीका है कि आप दूसरों का एहसास कर सकते हैं। आपके हाथ में जो है कम से कम आप उसमें लोगों के लिए आसानी पैदा कर देंगे, तो बिलाशुबा आप अपनी जिम्मेदारी भी पूरी करेंगे, दूसरों के लिए आसानी भी हो जाएगी और अल्टीमेटली अल्लाह ताला भी इससे खुश होगा। ब्रेक की तरफ जाएंगे, वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। अगली खबर की तरफ जाएंगे। अगली खबर हमारे पास है, जुज़वी लॉकडाउन में 25 अप्रैल तक तौसी की गई है और ओपन की गई इंडस्ट्री को हिफाजती इक़दामात पर अमल करना होगा। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की जानिब से ऐसा कहा गया है, ये स्टेटमेंट दी गई है वज़ीर आला की जानिब से। अमल करना होगा, अब अमल करना होगा और अमल करवाना, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और साथ साथ हैं। क्या कहेंगे? देखिए जी, जुज़वी लॉकडाउन है ये, जिसमें तोसी की गई है 25 अप्रैल तक, और इसमें अगर जिन इंडस्ट्रीज़ की बात की गई है, अगर उनको हिफाजती तदाबीर और हिफाजती इक़दामात के साथ खोलने की इजाज़त दी गई है, तो मेरे ख्याल से अभी ये इंडस्ट्री का भी ख्याल बनता है कि उन्होंने अगर ये मुतालबा किया था कि आप हमें इजाज़त दें इंडस्ट्री खोलने की, ताकि जो रोज़मर्रा के काम काज हैं या लोगों की ज़िंदगी है वो चलती रहे। ज़रूरी इंडस्ट्री जो है वो खोली गई है अभी, और बड़ी अच्छी बात है कि चले थोड़ा सा सही रिलीफ तो मिल रहा है कारोबारी तबके को कि उनकी इंडस्ट्री जो है वो खुल रही है। अब ये इंडस्ट्री पर डिपेंड करता है कि क्या जितने भी हिफाजती इक़दामात हैं वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अपनी दुकानों पर या फैक्ट्रीज़ में रश जो है वो ना लगाएं, अपने कारोबारी मराकज़ पर रश ना लगाएं, ग्लव्स, सैनिटाइज़र और इन चीज़ों का ख्याल करें, तो मेरे ख्याल से इस वबा को यकीनन फैलने से जो है वो रोका जा सकता है। ये बात तो तय है कि ये वायरस जो है अनदेखा वायरस है ना, और ये फैलता इसी तरह है कि जहाँ पर लोग ज़्यादा होंगे और लोगों से ही फैलता है। तो जितना भी आप डिस्टेंस मेंटेन रखेंगे, 3 से 4 फीट अगर रखेंगे, तो यकीनन इस वायरस से जो है वो रोका जा सकता है। जो भी आपकी इंडस्ट्री है वहाँ पर लोगों की तादाद भी कम रखनी होगी। फिर एक ये चीज़, जहाँ पर कहीं पर आपको लग रहा है ज़्यादा तादाद है या लोगों का आना जाना अंदर बाहर ज़्यादा है, वहाँ पर आपको फिर ये भी सहूलत देनी चाहिए कि आप एक स्पेसिफिक टाइम के बाद टेस्ट करा लें। बिल्कुल, क्योंकि ये चीज़ें SOP में शामिल होंगी तभी हम महफूज रह सकेंगे। देखिए ना, हुकूमत की जानिब से अभी तक 46,000 टेस्ट जो है वो किए जा चुके हैं और हुकूमती इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अभी भी 50,000 किट्स जो हैं वो हुकूमत के पास अवेलेबल हैं, जिनके ज़रिए वो टेस्ट जो है वो कर सकते हैं। तो ठीक है, इंडस्ट्री को आपने इजाज़त दे दी है कि हिफाजती तदाबीर के साथ वो इंडस्ट्री खोले। अब इन पर चेक एंड बैलेंस रखना जो है वो भी हुकूमत की जिम्मेदारी है। वज़ीर आला के हवाले से अगर बात करें तो उस्मान बुज़दार जो है उन्होंने फ़ज़ाई दौरे जो हैं वो भी किए हैं और लॉकडाउन की सूरत हाल जो है वो भी उन्होंने देखी है, नाकों पर रश जो है वो भी उन्होंने देखा है और तशवीश का इजहार भी किया है कि भाई इतना रश जो है वो संडे को नहीं होता जितने लोग ऐसे बाहर लॉकडाउन में बाहर निकले हुए हैं। तो ठीक है, अब मेरे ख्याल से चेक एंड बैलेंस जो है वो भी रखना चाहिए कि अगर आपने कुछ दुकानों को खोलने की इजाज़त दी है, कुछ इंडस्ट्री को, कुछ संतों को खोलने की इजाज़त दी है, तो आपको उनका चेक एंड बैलेंस जो है वो रखना होगा कि आया कि वो आपकी बताई हुई
हिफाजती तदाबीर पर अमल दरामद कर रहे और हैं या इसका नहीं। प्रॉपर फॉलो अप टाइम टू टाइम आपको लेना पड़ेगा। लेकिन ये अभी पीक टाइम चल रहा है ना, ये पीक लोगों को ये समझना होगा। कहीं पे कार्रवाई की है, आपने छापा मारा है और उसके बाद आपको पता ही नहीं वहां पर क्या हो रहा है। ये तो मुसलसल एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होना चाहिए। देखिए लोगों को ना ये समझना होगा। लोग ये कहते हैं कि जी हम घर बैठ के थक गए हैं, कारोबारी मराकज़ हमारे बंद हैं और मईशत जो है वो हमारी डूब चुकी है, रोज़गार नहीं है। लोगों को ये चीज़ समझना होगा कि अगर वो खिलाफ वर्जी करेंगे तो ये वायरस फैलने से नहीं रुकेगा और ये फैलता ही चला जाएगा। और खुदा न खासा हम तो दुआ करते हैं कि रमज़ान मुबारक में जो है अल्लाह ताला रहम करे कि हमें इबादत का वक्त जो है वो मिले और मसाजिद जो है वो खुलें, ये वायरस जो है ये ख़त्म हो जाए। लेकिन ये अकेली हुकूमत इसमें कोशिश नहीं कर सकती। जब तक अवाम का ताउन नहीं होगा, अवाम हिफाजती तदाबीर पर अमल दरामद नहीं करेगी या गैर ज़रूरी घरों से बाहर नहीं निकलेगी, ये चीज़ नहीं रुक सकती। बिल्कुल ऐसे ही कहा आपने। अगली खबर की तरफ जाएंगे। अगली खबर हमारे पास है जी, नून लीग की तरफ से जनरल अस्पताल में 300 हिफाजती लिबास तकसीम किए गए हैं। ऑपोजिशन की जानिब से भी टाइम टू टाइम हम देख रहे हैं कि ये सब कुछ किया जा रहा है। अच्छा, डॉक्टर्स बार बार ये शिकायत कर रहे हैं, हुकूमत की जिद बरकरार है कि हमने इनफ सामान दे दिया है। अब ऑपोजिशन ये अपना किरदार अदा करिए, कैसे देखते हैं? देखिए जी, अपोजिशन के हवाले से अगर बात करें तो शहबाज शरीफ जब वापस आए तो उन्होंने साथ ही मीटिंग्स जो हैं वो शुरू कर दी और लीगी कायदीन के साथ और उन्हें ये कहा कि आप जो हैं इस कोरोना वबा में सियासत को छोड़ें, लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें, जितनी भी आप कर सकते हैं या जितनी भी अहलियत आपकी है, जितनी भी सकत है आप करें। आप किसी को राशन दे सकते हैं, अपने गली मोहल्ले में उनको राशन तकसीम करें, जहाँ पर आप किट्स फराम कर सकते हैं वो किट्स फराम करें, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। बेसिकली ये वक्त ऐसा ही है कि जब हमें एक कौम हो के जो है वो इस वायरस से लड़ना होगा, क्योंकि ये वायरस ये नहीं देख रहा कि ये नून लीग है, ये PTI है, ये काफ है, ये पीपल्स पार्टी है। वो सिर्फ ये देख रहे हैं, वायरस ये देखता है कि ये इंसान है और मैंने इस पर हमला करना है। और अगर आपने इस वायरस को ख़त्म करना है, इस वायरस का तदारुक करना है, इस वायरस को फैलने से रोकना है, तो मेरे ख्याल से मुत्तहिद होकर ये कोशिशें जो हैं वो करनी चाहिए। और अपोजिशन अगर ये काम कर रही है तो बहुत अच्छी बात है। मेरे ख्याल के मुताबिक जिस तरह आपने बात की कि डॉक्टर्स अभी भी शिकवा कर रहे हैं कि उन्हें किट्स जो है वो फराम नहीं हो रही, तो मेरे ख्याल से मुखैर हजरात जो हैं वो हर मामले में आगे रहते हैं। और अभी भी हमने देखा है कि मुख्तलिफ़ फ़ज़ाही तंजीमें जो हैं वो राशन तकसीम कर रही हैं, कहीं 10,000 फैमिली में, कहीं 20,000 फैमिलीज़ में। हम खुद इसके आई विटनेस हैं और वो अपना नाम भी सामने नहीं ला रही। तो मेरे ख्याल से उन लोगों को चाहिए कि वो इस सूरत हाल को भी देखें, डॉक्टर्स की भी हेल्प करें। ठीक, गवर्नमेंट अपने तहत कोशिशें कर रही हैं, कहीं पहुंचा रही है, कहीं नहीं पहुंचा रही, लेकिन अगर मुखैर हज़रात ये चीज़ें देख रहे हैं तो मेरे ख्याल से वो उन हॉस्पिटल्स में जाएं और अपने तहत भी किट्स मुखैर हज़रात की बात की है, मैं वहां पर ये भी चीज़ ऐड करना चाहूँगी। बैतुल माल से 50,000 मुस्तहिक अफराद को 10,000 रुपये फ़ीकस इमदाद की तकसीम शुरू कर दी गई है। ज़बरदस्त, बिलाशुबा ये बहुत अच्छे इकदाम उठाए जा रहे हैं और ये वो चीज़ें हैं जिनको सराहना चाहिए, जो कि काबिल तहसीन है। इन लोगों को हौसला अफजाई करनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं लोगों की वजह से हमारे बहुत सारे ऐसे लोग जो कि इस मुश्किल में हैं वो बाहर आ सकते हैं। क्या कहेंगे इमरान? देखिए जी, बैतुल माल के पास काफ़ी बड़ा डाटा है जिसमें बेचारे मुस्तहिक लोग जो हैं उनकी लिस्ट में शामिल है। और ये जो वबा है बड़ी, जो हम बात कर रहे थे पहली खबर में कि 12 अरब की सब्सिडी जो है वो देनी है, कैसे देनी है, 2 दिन में ये लाए अमल बनाएंगे, तरीक़ेकार वज़ा करेंगे। तो मेरे ख्याल से अब अगर आप बैतुल माल की लिस्ट ले लें या आप ये जो मुस्तहिक अफराद जो जिन्होंने मैसेजेस किए हैं 8171 पर उसकी लिस्ट ले ले, तो मेरे ख्याल से आपको दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं होगी। आप अगर सब्सिडी डायरेक्ट देना चाहते हैं तो आपको देनी चाहिए। और आपके जो जितने भी इदारे हैं, जिस तरह बैतुल माल ने ये कोशिश शुरू कर दी है कि अच्छी बात है कि अब रमज़ान मुबारक भी आ रहा है, लोगों के कारोबार भी बंद है, दिहाड़ीदार तबका जो है वो घरों में बेचारा बैठा हुआ है और उसको राशन चाहिए, तो ठीक है आप फी फैमिली अगर 10,000 रुपये दे रहे हैं तो चले थोड़ा सा रिलीफ तो मिल रहा है। बाकी इदारे जो हैं उन्हें भी अपनी कोशिशें जो हैं जो कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, कोशिश तमाम इदारे कर रहे हैं अपने अपने तहत, लेकिन अपनी कोशिशों को थोड़ा तेज़ कर दें ताकि एक तरफ तो लोगों की ज़िंदगी जो है वो आसान हो जाए और दूसरा आपको दुआएं भी मिलेंगी। बिल्कुल ऐसे ही है। और हम देख रहे हैं कि इसमें गवर्नर पंजाब खास से मुतहरिक नजर आ रहे हैं और उन्होंने अपने तौर पर भी लोगों में राशन तकसीम किया है। ये वो चीज़ें हैं जो हम देख रहे हैं, जहाँ जहाँ चीज़ें असल में हम लोगों को ये कहा जाता है कि हम सिर्फ तनकीद करते हैं। तनकीद जो है वो सिर्फ इसलिए की जाती है कि उसका कोई फायदा हो जाए, लेकिन बिल्कुल ऐसे ही है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि गवर्नर पंजाब हमें एक्स्ट्रा मुतहरिक नजर आ रहे हैं, हर जगह पर वो है जो इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, लोगों की मदद के लिए पेश नजर। देखिए जी, गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर के हवाले से अगर बात करें तो यकीनन वो बड़े नरम दिल वाले इंसान हैं और लोगों का दर्द जो है वो उनमें होता है। मैं चूँकि तहरीक इंसाफ कवर कर रहा हूँ एक अरसे से,
तो जब से ये तहरीक इंसाफ का हिस्सा बने हैं तब से मैं इन्हें कवर कर रहा था। तो ये बहुत अच्छे इंसान है ये, और स्पेशली हमारे पूरे सूबे में साफ़ पानी की फराहमी के हवाले से इन्होंने जो है वो बड़ी कोशिशें जो है वो की हैं, और अपने तहत भी इन्होंने कई जगह पर जो है वो ट्यूबवेल जो है वो लगाए हैं, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स जो हैं वो लगाए हैं। बड़ी अच्छी बात है। और अभी जिन भी मामलात में ये पेश होते हैं, यकीनन मैं ये चीज़ कह सकता हूँ, चूँकि हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनके साथ इनका बहुत ज़्यादा लाइजोन है, और वो बड़े हेल्पिंग हैंड जो है वो बन रहे हैं ये फलाही कामों के हवाले से। तो मेरे ख्याल से इस वबा में भी ये पेश हैं, तो यकीनन इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें इस वबा से जल्द छुटकारा दिलवाए। आमीन। अगली खबर की तरफ जाएंगे। कोरोना की वजह से पंजाब असम्बली का प्री बजट इजलास मुलतवी किया गया है और अराकीन से ऑनलाइन तजावीज़ तलब की गई हैं। क्या जी बिल्कुल, देखें ये महकमा ख़जाना की जानिब से भी ये हिदायत जो हैं वो जारी की गई थी कि जितने भी अरकान असम्बली हैं बजट की तैयारी के हवाले से वो अपनी तजावीज़ जो हैं वो ऑनलाइन जो हैं वो दे सकें। और इस हवाले से एक ऐप जो है वो भी महकमा ख़जाना की जानिब से इंट्रोड्यूस करवाई गई, जिस ऐप का नाम जो है वो आपकी राय के नाम से उन्होंने ऐप जो है वो मुतारिफ़ करवाई है। इसमें अरकान असम्बली जो हैं वो अपनी राय दे सकते हैं कि किस बजट में कितना हिस्सा जो है वो किस शोबे में कितना बजट जो है वो रखा जाए। तो मेरे ख्याल के मुताबिक बात वही है कि अगर आप सोशल डिस्टेंस के हवाले से बात कर रहे हैं कि मेंटेन रखा जाए, तो फिर आपके असम्बली सेशंस जो हैं वो भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर भी अरकान असम्बली जो हैं वो इकट्ठे होते हैं, फिर लोग जो हैं वो वहाँ पर आते हैं, फिर मीडिया जो है वो भी वहाँ पर इकट्ठा होता है, चूँकि कवरेज करनी है। वैसे तो मीडिया ऑब्वियसली हर चीज़ जो है वो दिखा ही रहा है, जो सूरत हाल है कोरोना में, जो लॉकडाउन की सूरत हाल है, जो सड़कों पर रश है, जो तमाम इदारे हैं या डॉक्टर्स हैं या हॉस्पिटल्स हैं उनमें हालात क्या हैं, मीडिया तो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर रहा है। लेकिन ठीक है, अगर हुकूमत ने जो है वो इस बजट को मुलतवी कर दिया तो ये भी एक अच्छी बात है कि जब तक ये वबा ख़त्म नहीं हो जाती तो बजट जो है वो सेशन जो है वो ना ही हो तो बेहतर है। बिल्कुल ऐसे ही है। अगली खबर की तरफ जाएंगे और शहर लाहौर में मैं डिस्कस करना चाहूँगी, कोरोना के मरीजों की तादाद बढ़ती चली जा रही है। आप होश करने की ज़रूरत है। आप सारा दिन देखते हैं, मुख्तलिफ चैनल्स पर देखते हैं, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि टीवी चैनल्स पर सिर्फ और सिर्फ ये दिखाया जा रहा है। ये दिखाने का मकसद है एक, और वो मकसद क्या है कि आपको बार बार ये बताया जाए कि हम मुश्किल की तरफ जा रहे हैं, आपने अपने आप को ठीक कैसे करना है, आपने अपने आप को महफूज कैसे रखना है। जहां पर आसानी हुकूमत की तरफ से दी गई है, कारोबार जो है वो खोलने की तरफ जाए जा रहे हैं, वहां पर हमारी जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही हैं। शहर लाहौर में अगर मैं बात करूं तो मजमूई तादाद जो है वो 535 हो गई है, और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं बहुत सारे लोग रिकवर होकर घरों को भी जा रहे हैं। जो 535 तादाद हुई है, हमने अब इसको कंट्रोल करना है, ये अज़्म करना है कि इससे तादाद हमने बढ़ने नहीं देनी, क्योंकि अब तादाद हम देख रहे हैं, जो जब ये वबा शुरू हुई तो हमने देखा कि बहुत कम जो था वो नंबर हमारे सामने आ रहा था। अब जल्दी जल्दी हम देख रहे हैं तादाद बढ़ती चली जा रही है। क्या कहेंगे इमरान, किस तरह से इसको कंट्रोल किया जा सकता है? देखें जी, बिल्कुल मैं ये चीज़ ज़रूर यहाँ पर कहना चाहूँगा, जैसे जैसे गवर्नमेंट की जानिब से टेस्ट की सहूलत आम की जा रही है, बढ़ाई जा रही है, वैसे वैसे जो पेशेंट्स हैं उनकी तादाद जो है वो भी बढ़ती चली जा रही है। और बात वही है ना कि जिस तरह हम पहले बात कर रहे थे कि लोगों को जो है वो अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास होना चाहिए और उन्हें अपना किरदार अदा करना चाहिए। देखिए, लोगों ने करना क्या है, सिर्फ घर बैठना है ना, अपनी फैमिली के पास रहें, फैमिली को टाइम दें। इससे सिर्फ आप अपना वक्त फैमिली को नहीं देंगे बल्कि आप दूसरे लोगों को भी इस वायरस से महफूज रख रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। और लॉकडाउन जो है बढ़ने की वजह भी यही है कि जो बाहर हमें सड़कों पर रश नज़र आ रहा है, बढ़ने की वजह भी यही है। और सूरत हाल जो है वो अभी भी संगीन ही है। अगर हम ये इसका हरगिज़ मकसद लोगों को डराना नहीं है, लोगों को सिर्फ हम ये बावर कराना चाहते हैं कि खुदारा आप ख्याल करें, आप केयर करें, हिफाजती तदाबीर जो हैं वो अपनाएं, और जितना आप इन तदाबीर को अपनाएंगे उतनी जल्दी ये वायरस खत्म होगा। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल देखिए ना, अगर खुदा न खासा हुकूमत की जानिब से टोटल लॉकडाउन कर दिया जाए तो वो सूरत हाल तो ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तो उससे बेहतर है कि अगर जुज़वी लॉकडाउन है तो लोग अगर एहतियाती तदाबीर पर अपनाएं, तदाबीर पर अमल करें, तो मेरे ख्याल से इस वायरस के फैलाव को रोका जा सकता है, और यही वाहिद हल है। अच्छा, यहाँ पर वज़ीर कानून राजा बशारत कहते हैं कि ताजिरों के जायज़ मुतालिबात पूरे होंगे। अब ताजिरों के लिए दुकानें जुज़वी तौर पर कुछ खोली गई हैं, कुछ इंडस्ट्री में कहा गया है काम। अब
मुतालिबात जो इनके सामने आ रहे हैं, कोरोना की सूरत हाल कंट्रोल में है, शहरी घरों से ना निकले, वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की जानिब से ऐसा कहा गया है। अब ताजिरों के मुतालिबात और उसके साथ साथ हम देख रहे हैं मौजूदा सूरत हाल को भी रिलेट किया जा रहा है। देखें, कारोबारी तबका जो है वो वाकई बहुत ज़्यादा परेशान है। वो ये कह रहे हैं कि अगर हम अपने कारोबार बंद रखेंगे, खोलेंगे नहीं, तो हम खाएंगे कहाँ से, कि पता नहीं हुकूमती इमदाद कब पहुँचेगी या पहुँचेगी भी नहीं, तो हम अपने घर का खर्चा, अपनी फैमिली के खर्चे जो हैं वो इसको कैसे जारी रख सकेंगे, कंटिन्यू कर सकेंगे। यही वजह है कि वो मुतालबा कर रहे हैं कि हमारे कारोबारी मराकज़ जो हैं वो एहतियाती तदाबीर के साथ खोलने की इजाज़त दी जाए। ठीक है, इस लॉकडाउन के दरमियान जो सनत जो है वो ज़रूरी है, उसको आपने खोलने की इजाज़त दे दी है। ठीक है, अभी भी कुछ ऐसी सनतें हैं जो कि ज़रूरी है या इंटरलिंक हैं। मैं वही कहने वाली थी ना, अब ये चीज़ें कुछ जुड़ी हुई हैं आपस में। अगर आपने एक चीज़ को खोलने की इजाज़त दी है, जैसा कि कल मिंटगुमरी रोड पे मार्केट में कह रहे थे कि अगर इंडस्ट्री खुलती है वहाँ से आपने पार्ट्स खरीदने हैं, वो खुद ब खुद आपको वो खोलनी पड़ेगी। देखें ना, मैं यहाँ एक मजाक हो जाएगा, लेकिन बात यह है कि हुकूमत ने दर्जी को इजाज़त दी, टेलर को इजाज़त दी कि आप दुकान खोल लें, लेकिन कपड़े की दुकानों को इजाजत नहीं दी कि दुकानें नहीं खोलनी। तो भाई दर्जी फिर क्या करेगा, टेलर जो है वो बेचारा क्या करेगा। ये बात मेरी कल एक टेलर से हुई, उसने मुझे ये बात की, कहता भाई बैठा हुआ था तो मैंने कहा कैसा जा रहा है काम, शाम ठीक जा रहा है। कपड़े की दुकान, बल्कि आपको धागे, आपको दीगर लवाजमात कपड़े सीने के लिए खरीदने पड़ते हैं। किसी ने स्टॉक नहीं इतना ज्यादा किया हुआ, किसी को नहीं पता कि आगे ये हालात आ जाने। ये सब चीजें जुड़ी हुई है ना आपस में। लेकिन स्पेसिफिक टाइम के लिए अगर इजाजत दी है तो चलें, ठीक है। हम तो यही दुआ करेंगे कि ठीक है, लोग अगर एहतियाती तदाबीर को अपनाते हैं और पर अमल दरामद करते हैं तो यकीनन इस वायरस के फैलाव को रोका जा सकता है। हुकूमत क्या सोच रही है, हुकूमत की क्या सोच है, वो अभी 50-50 है। मतलब हुकूमत को वाकई मेरे ख्याल से वो समझ नहीं लग रही कि हम टोटल लॉकडाउन की तरफ जाएं, इंडस्ट्री को जुज़वी तौर पर खोलें या ना खोलें, क्या करें। ताजर बरादरी तो जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, कश्मकश है। अगर उस तरफ भी जाते हैं लोग परेशान हो रहे हैं, अगर प्रॉपर लॉकडाउन कर दिया जाएगा उससे मुश्किलात मजीद बढ़ जाएंगी, और अगर इस लॉकडाउन में नरमी बरती गई है तो अभी भी मुश्किलात ही हैं। अभी एक ये नई चीज है और इसमें करना असल में क्या है, हर चीज आपको जो है वो अप्लाई करके देखनी पड़ेगी कि किसके क्या नताइज हासिल हो रहे हैं। इसलिए हुकूमत भी कुछ डिसाइड करने में अभी परेशान ही नजर आ रही है। बिल्कुल ऐसे देखें ना, अब वफाकी काबीना ने जो फैसले किए उन पर पंजाब में इतना ववेला मचा कि जब पंजाब वफाकी काबीना ने जो फैसले किए कि ये इंडस्ट्री खुलेगी, पंजाब में भी वो इंडस्ट्री खुल गई। वेरी नेक्स्ट डे आपने कहा जी ये पंजाब के लिए नहीं था, ये इस्लामाबाद के लिए था, वफाक के लिए था, सो ये इंडस्ट्री बंद कर दी जाए। अब लोग जो हैं वो मज़ीद गुस्से में आ गए, अब लोग ज़्यादा परेशान हो गए। वो लोग यही डिमांड कर रहे हैं कि एक तरफ तो हुकूमती इमदाद जो है वो ताख़ीर से पहुँच रही है या अभी तक नहीं पहुँच रही, तो हम अगर कारोबार नहीं खोलेंगे तो हम क्या करेंगे। अगर रमज़ान मुबारक आ रहा है, ईद आ रही है, ठीक है, कोरोना से हमने डरना नहीं, लड़ना है, ठीक है, कोरोना से भी लड़ेंगे हम, लेकिन भाई घरों में राशन तो पहुँचे, हेल्प तो हो। बिल्कुल। तो ये जो 12 अरब की सब्सिडी दी जानी है लोगों को रमज़ान बाज़ारों की बजाय डायरेक्ट दी जानी है, और कहा यह गया है कि 2 दिनों में तरीक़ेकार जो है वो वज़ा करेंगे, तो मेरे ख्याल से 2 दिनों में ही तरीक़ेकार वज़ा करके उस पर अमल दरामद शुरू कर देना चाहिए, इसको डिले नहीं करना चाहिए, वरना लोग इसी तरह फिर बाहर निकलेंगे, अपनी आधी दुकानों के शटर खोल के अपना कारोबार जारी रखेंगे, और फिर आपके लॉकडाउन का और फिर आपके फासिल तदाबीर का कोई फायदा नहीं रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, मुझे अभी एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम शो में दोबारा हाजिर होंगे। आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। शहर लाहौर में आज लॉकडाउन का 26वां रोज है और 26 रोज हो गए हैं कि लोग घरों में हैं। लोगों को बार बार रिक्वेस्ट भी ये की जा रही है कि अगर आपने अपने आप को महफूज रखना है तो आप अपने घरों तक महदूद रहें। आप घरों में महदूद रह के लोग बोलते हैं कि भाई हम क्या करें, लोगों को घरों में मसरूफ़ किस तरह से रखना है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि लोगों को मसरूफ़ रख सकती हैं। सबसे पहले एक बहुत अहम चीज़ जो कि लोग सबसे ज़्यादा लोगों का इक्तफ़ा होता है वो है टीवी चैनल्स। लोग घरों में बैठ के जो है वो खबरें भी सुनते हैं, एंटरटेनमेंट चैनल भी देखते हैं, ड्रामों के टाइम पे ड्रामे भी देखते हैं। तो हम जब बहुत सारी चीज़ों का जिक्र करते हैं, जैसे हम यहाँ पर काम कर रहे हैं, वहीं पर बहुत सारे लोग इसके साथ जुड़े हैं जो कि अपनी जिम्मेदारियाँ निभा रहे होते हैं, जिनका जिक्र करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिनको खराज तहसीन पेश करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ऐसे में केबल ऑपरेटर्स जो हैं वो भी बाखूबी अपना काम सर अंजाम दे रहे हैं, क्योंकि इन्हीं की वजह से लोग घर में बैठे जो है वो डिफरेंट चीजें देख सकते हैं। वो चाहे फिर न्यूज है, वो चाहे फिर ड्रामा है, वो फिर चाहे हम देखते हैं बच्चे भी अक्सर अपने पसंदीदा कार्टून्स वगैरह देखते हैं। तो इसमें केबल ऑपरेटर्स का किरदार जो है वो बिलाशुबा काबिल तहसीन है। हमारे साथ स्टूडियो में हमारे मेहमान जो मौजूद हैं उनका तारुफ मैं आपके साथ कराना चाहूंगी। जनरल सेक्रेटरी केबल ऑपरेटर एसोसिएशन चौधरी ताहिर जावेद साहब ने हमें ज्वाइन किया है।
इन्हें खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में इनवाइट करने का। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। जैसा कि मैंने कहा कि जहां सभी लोग अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, वहीं आप लोग भी बिलाशुबा खराज तहसीन के मुस्तहिक है। किस तरह से इस मुश्किल वक्त में आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा रहे हैं? देखें जी, पाकिस्तानी शहरी होने के नाते हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपने काम से मुखलिस हों, अपने मुल्क से मुखलिस हों। हम पूरे तरह से अपनी ज़िम्मेदारी निभा रहे हैं। हमने अपने लड़कों को किट्स लेके दे दिए हैं, उनको सैनिटाइज़र दे दिए हैं, जो हिफाजती इक़दामात उनके लिए कर सकते थे वो किए हैं। हमारे साथ जो इस वक्त प्रॉब्लम जो मुश्किल पेश आ रही है वो रिकवरी की सूरत में आ रही है कि हमारी आवाम तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी है। वो जब कोई कंप्लेंट होती है तो दरवाजे खुल जाते हैं, अदरवाइज़ कोरोना होता है। तो हम लोगों ने भी लड़कों को कह दिया कि चलें रिकवरी नहीं होती ना करें, लेकिन केबल ज़रूर जानी चाहिए, क्योंकि इस वक्त शहरियों के घर में बैठने का जो वाहिद ज़रिया है वो केबल ही है या टीवी चैनल है, जिसको बैठ के वो उसके अपना टाइम गुजार लेते हैं और ख़बरों से भी वो सुनते रहते हैं इन चीज़ों से। लेकिन हमारा एक मसला चल रहा है इस वक्त सबसे ज़्यादा, जो सबसे बड़ा मसला है, हमने अखबारों में भी सारे में छपवाई, अपील की है, वज़ीर आज़म साहब से भी की है, डॉक्टर फरदौस आशिक गवान साहब से भी की है, चेयरमैन साहब से भी की है कि हमारी फ़ीसें और इन सारी चीज़ों को जिस तरह बाकी चीज़ों पर टैक्स ख़त्म किया गया, हमारी फ़ीसों को भी 1 साल के लिए ख़त्म किया जाए। लेकिन उसके ऊपर अभी तक सिर्फ कमेटियाँ ही बन रही हैं। और वैसे तो अभी अपने प्रोग्राम के इंट्रो में 26 रोज़ का है, केबल ऑपरेटर का तो दूसरा महीना शुरू हो गया है। सही। क्योंकि पिछले महीने की रिकवरी बंद हुई है, उसके बाद ये आज 15-16 तारीख हो गई है, आज तक कोई रिकवरी शुरू नहीं, और 2 महीने तो हमारे चले गए हैं इसी लॉकडाउन में। और आगे पता नहीं इस वबा से कब जान छूटेगी और हमारा काम शुरू होगा। इसके अलावा जो एक और चीज़ है, हम किसी चीज़ से इनकार नहीं करते, लेकिन हमें आज तक ये पता नहीं चला कि हम किस अदारे के अंडर काम कर रहे हैं। जो भी शख्स उठता है, सोटी उठाता है और हाँकने के लिए उन्हें केबल ऑपरेटर मिल जाते हैं। ठीक है, वज़ीर आज़म साहब ने एक चैनल का इफ्तिताह किया PTV के ज़रिए तलीम का, हमने कहा ठीक है जी बिल्कुल होना चाहिए, हमने चला दिया। उसके बाद पंजाब में मैं वज़ीर आला पंजाब से रिक्वेस्ट करूँगा, मोहतरमा फरदौस आशिक साहबा से भी करूँगा कि हमें भी किसी मीटिंग में बुला लिया करें, ताकि हमें तो पता हो कि हमारे साथ होना क्या है। पता चलता है कि हर शहर का DC साहब उठते हैं, AC साहब उठते हैं, एक लेटर निकालते हैं, शाम को पुलिस आती है कि ये सीढ़ियाँ चलाओ, ये चलाओ। बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि केबल ऑपरेटर्स को भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता हो और वो एक SOP के मुताबिक काम करें। बहुत ज्यादा जबरदस्त हो जाए। सारे महकमों के SOPs बन गए हैं। मैं इस फोरम से आज रिक्वेस्ट करता हूँ कोई एक लेटर हमें भी बता दें कि केबल ऑपरेटर के SOPs किधर है लॉकडाउन के दौरान। बिल्कुल ठीक है, हम चीख के मर गए हैं। मैडम को भी रिक्वेस्ट की है, पैमरा को भी की है कि जिस तरह से आपने लेटर अपना कार्ड जारी किए हैं इनके मीडिया वालों के, दूसरे हमारे लड़कों के भी कोई कार्ड जारी कर दें। जब वो जाते हैं उनको पुलिस पकड़ लेती है, उनको कोई भी रोक लेता है कि भाई तुम किधर फिर रहे हो। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि हमारे मामलात को भी सीरियस लिया जाए, इस तरह ना किया जाए कि अब जितने भी चैनल्स हैं उनको आवाम तक लाने में मेरा ख्याल है केबल के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और केबल ऑपरेटर के साथ बिल्कुल इतना बुरा सलूक किया जाता है कि आज मेरा ख्याल है इस इंडस्ट्री को 17 से 18 साल हो गए हैं, हमारी किसी जगह सुनवाई नहीं है। हमें आज तक इंडस्ट्री का दर्जा ही नहीं दिया गया। हालांकि ये पैमरा का काम है कि वो लेटर निकाले, आगे जाके जहाँ से भी इसको इंडस्ट्री का दर्जा मिलना है इसको आगे चलाए। आज तक मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने कोई कोशिश की है। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगी लोगों के रवैयों की। आपने शिकायत की कि लोगों के घरों में जा रहे हैं, तो खुदारा ये चीज़ जो है, अगर आप चाहते हैं कि हर चीज़ आपको घर बैठे हुए मिल जाए, हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन आपको घर बैठे हुए मिल जाए, तो कम से कम ये सोच लीजिए कि ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आ रही है, कौन इसको यकीनी बना रहा है, कौन लोग बैठ के काम कर रहे हैं, तो आप घर में सुकून से बैठ के हर तरह की इन्फॉर्मेशन हासिल कर पा रहे हैं। और फिर जब वही लोग आपके पास आते हैं फीस का मुतालबा करने के लिए, आप उन्हें गेट से जो है वो बात ही नहीं कर रहे, तो मेरे ख्याल से ये बहुत चीज़ें जो हैं वो ख़राब हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको तमाम तर चीज़ें जो हैं वो आपके डोर स्टेप पे मिल जाएं, तो ये लोग भी काम कर रहे हैं, ये लोग भी फ्रंट लाइन पे मौजूद हैं, इनके साथ भी आपने ताउन करना है। इसके लिए कोई हिकमत अमली अपनानी चाहिए। लोगों को ऑब्वियसली परेशानी, लोग एक खौफ में मुब्तला हो चुके हैं ना। अलबत्ता ये रवैया तो बिल्कुल ठीक है ही नहीं, क्योंकि आप अपनी ज़रूरत के लिए घरों से बाहर निकल रहे हैं, तो आप फीस देने से क्यों इनकारी हैं? तो इसके लिए कोई SOP रखना चाहिए। मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट को हमारे साथ बैठ के इसके लिए कोई SOPs बनाने चाहिए, ताकि ना हम लोग किसी मुश्किल में आए, ना आगे से कोई कस्टमर आए। और इसके अलावा हमारा जो ना एक और बहुत बड़ा आजकल मसला चल रहा है, लॉकडाउन में तो हम लोग थोड़ा सा स्लो हो गए हैं। एक IPTV अनाउंस कर दिया है गवर्नमेंट ने, जिसके लिए उन्होंने साथ PTA के किसी लाइसेंस की शर्त लगा दी है। मैं 2-3 दिन पहले चेयरमैन पैमरा साहब से मिला था, उन्होंने वादा तो किया है
लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि इन चीज़ों को रैपिडली किया जाए कि उन्होंने कहा जी कि IPTV हर केबल ऑपरेटर को मिलना चाहिए। अब माशाल्लाह से हमारी जो पैमरा के पॉलिसी बनाने वाले हैं, जितने भी DG हैं, मोहतरम है मेरे लिए, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये कौन सा लॉ है कि केबल ऑपरेटर IPTV का लाइसेंस नहीं ले सकता। IPTV भी टीवी के जरिए चलना है, सिर्फ IP बेस होगा। तो भाई हमने अगर लाइसेंस नहीं लेना तो हमें फिर इस इंडस्ट्री से आउट कर दो, और अगर आपने हमें लाइसेंस देना है तो हमारे लाइसेंस की बेस के ऊपर हमें IPTV का लाइसेंस दो। अगर हम उनकी चीज़ों को, उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगे तो चला लेंगे, नहीं करेंगे तो हम ऑटोमेटिकली आउट हो जाएंगे। यहाँ पे 5-6 बड़ी बड़ी कंपनियां आ गई हैं, मेरे ख्याल में उनको नवाजा जा रहा है। पिछले 1 साल से हम लोग चीख रहे हैं कि इन कंपनीज को क्यों लाइसेंस दिए जा रहे हैं, इनको दे भी दिए तो ये अपने एरियाज में काम करें। यहाँ पे अभी तक किसी केबल ऑपरेटर को ये पॉलिसी नहीं बनी कि IPTV का लाइसेंस एक केबल ऑपरेटर ले सकता है। हालांकि पूरे पाकिस्तान में जितना बड़ा नेटवर्क केबल ऑपरेटर का और जितनी रैपिडली हम लोग IPTV प्रोवाइड कर सकते हैं, नई कंपनियां आएंगी, अपनी फाइबर बिछाएंगी, उसके बाद कोई 2 साल 4 साल लगेंगे। या तो ये अच्छा, उन लोगों को जरूरी है कि एक प्लान जबरदस्त सा तैयार करके दिया जाए। प्लान तो इनके पास बहुत सारे हैं। इनके पास सबसे बड़ा प्लान ये है कि किसी तरह केबल ऑपरेटर को आउट किया जाए और नए लोगों को इन किया जाए। ठीक है, मैं ओपनली कह रहा हूँ, ये लोग 2-4 साल का, 1 साल गुजर गया, 2-3-4 साल और गुजारना चाह रहे हैं ताकि ये कंपनियां पूरी तरह हमारे इलाकों पे कब्जा कर लें, अपना नेटवर्क बिछा लें, उसके बाद कहें हो आपको भी लाइसेंस देना। ये नहीं, मैं ये चाह रहा हूँ, चेयरमैन पैमरा से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस लाइसेंस को फौरी तौर पे 1-2 महीनों के अंदर अनाउंस करें और जिन जिन लोगों ने लेना होगा वो ले लेंगे। बिल्कुल ऐसे। और उनको चलाने की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करेंगे तो लेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है फिर से कि IPTV के लाइसेंस को केबल ऑपरेटर की जो इन्होंने शिक लगा रखी है कि नहीं ले सकता, उसको खत्म किया जाए, उसको पॉलिसी का हिस्सा बनाया जाए और केबल ऑपरेटर भी IPTV पे काम कर सकें। बिल्कुल, हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन, ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक की तरफ जाएंगे और ब्रेक के बाद हम शो में दोबारा हाजिर होंगे। आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, अभी ब्रेक में आपने बताया कि सबसे ज्यादा टैक्स जो है वो आप ही लोग दे रहे हैं, उसके बावजूद इतना नारवा सलूक क्यों बरता जा रहा है? जी, पैमरा की बुक्स में छपा हुआ है कि 1 अरब और 50 पता नहीं 60 करोड़ रुपए साल का केबल TV वाले दे रहे हैं। ना चैनल वाले इतने दे रहे हैं, ना रेडियो वाले दे रहे हैं। खैर, जो उनकी फीसें होंगी वो दे रहे हैं, मैं उस पर बहस नहीं करना चाहता। इतना टैक्स देने के बाद हमारी हालत ये होती है, मैं अभी आपको कल का एक वाक़या शेयर करता हूँ। हमारे केबल ऑपरेटर भी को बहुत अच्छे नहीं है, माजरत के साथ। इंडियन कंटेंट या कोई भी कंटेंट चलाने के मैं कभी हक में हूँ ही नहीं, ये पैमरा भी जानती है और सारे जानते हैं। हमारे जो पैमरा के लोग हैं वो अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं। जब वो किसी भी जगह पे जाते हैं तो वहाँ पे अगर ना भी कुछ चल रहा हो और हफ्ता पहले भी कुछ चल रहा हो तो वो उसको कहते हैं कि यार अब कुछ हमने लेके ही जाना है। अब कल का वाकया है, मेरे पास टोटल सबूत हैं और मैं अभी ऑन एयर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ चेयरमैन पैमरा से, DG इन्फोर्समेंट से कि कमेटी में मुझे भी बुलाया जाए और जो लोग वो सामान वो 10 रिसीवर उठा के लाए हैं वहाँ से, उनमें कोई भी एक रिसीवर ऐसे नहीं जो IP बेस हो, जिसपे इंडिया चल सकता हो, जिसपे कोई भी दूसरा चैनल चल सकता हो। उसके बाद वहाँ से ट्रांसमीटर लेके आए हैं, उसके बाद वहाँ से उनकी और चीज़ें उठा के लाए, कोई CPU वगैरह जो होता है, जो जिसमें कंप्यूटर होता है। मेरी रिक्वेस्ट, मैंने फ़ोन किया, जनाब अशफाक जुमानी साहब हैं, वहाँ पे RGM है पैमरा में। मुझे अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ कहता जाऊँ कि मैंने सुना है, पता नहीं गलत हो, कि हर महकमे में 2-3 साल बाद ट्रांसफ़र हो जाती है। ये पता नहीं कितने पावरफुल लोग हैं, ये उस्मान जुमानी, ये जुमानी साहब हैं, इशफाक जुमानी साहब। अच्छा, मैं इसमें मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ, ये जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, इससे पहले लूप में नहीं लिया जाता? कहाँ शिकायत हैं वो आपसे बात करने की कोशिश नहीं की जाती? क्या आया इन चीज़ों के बारे में वजाहत दे दीजिए? ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें होती हैं कि पहले से इन्फॉर्म कर दिया जाए, आपसे वजाहत तलब कर ली जाए। नहीं, ये केबल ऑपरेटर से किसी चीज़ की वजाहत की ज़रूरत नहीं होती। केबल ऑपरेटर वो मासूम परिंदा है जिसको जहाँ चाहे मार दो। मैंने कल जब इशफाक जुमानी साहब को फ़ोन किया, मैंने कहा भाई ये आपने ये किया है, तो उसके बाद मुझे आगे से कहते आप मुझे डिक्टेट नहीं कर सकते। मैंने कहा भाई मैं डिक्टेट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये चीज़ें हुई हैं। ये साथ एक और भी केबल ऑपरेटर है, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, वो इतने अरसे से चला रहा है, उसके पास कोई स्टे ऑर्डर है। मैंने कहा वो या तो स्टे ऑर्डर हमें दे दो, हम भी वो ले लेते हैं, हम भी चला लेते हैं, लेकिन इस तरह की तो उसके बाद उन्होंने शॉट उठाना शुरू कर दिया। और मुझे वो ज़माना याद आ गया जब ये हज़रत FIA ने उठा के इनको अडयाला जेल में बंद किया हुआ था और वहाँ बैठे ये आंसुओं से रो रहे थे। मैं ऑन एयर इसलिए कह रहा हूँ
कि बंदे को वक्त नहीं अच्छा, भूलना मैं यहाँ पर ना एक चीज और ऐड करना चाहूंगी। बिलाशुबा ये मसाइल एक जगह पे, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि इन मसाइल के साथ भी आपने मतवातर अपनी सर्विसेज जारी रखनी है और आवाम तक वो तमाम स्टफ जो कि आवाम देखना चाह रही है वो पहुंचाना है। तो कितना मुश्किल है और किस तरह से आप ये चीजें मैनेज कर रहे हैं कि हर इलाके में आपकी सर्विसेज उसी तरह से बहाल रहें, उसको यकीनी बनाया जाए, तमाम चैनल्स लोगों के पसंदीदा जो हैं वो लोग देख सकें? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अब तक तो हम हर चीज़ को मेंटेन किए हुए हैं और इंशाल्लाह आगे भी करेंगे। और जहाँ तक सर्विसेज का तल्लुक़ है, इस वक्त तक कोई ऐसी कंप्लेंट नहीं, कोई ऐसा बड़ा एरिया या कोई इक्का दुक्का कोई होते हैं वो शाम तक या एक अगले दिन, कोई ऐसा बड़ा एरिया नहीं जहाँ पे केबल बंद हुई हो। एक और रिक्वेस्ट है छोटी सी, हमारे अरबों रुपए जो है ना डिजिटलाइजेशन पे लगा दिए गए। पूरी दुनिया में जब डिजिटलाइजेशन हुई है वहाँ पे 200-300 चैनल होते हैं तो डिजिटल चलता है, अदरवाइज नहीं चलता। अब ये लोग कह रहे हैं कि यही 100 चैनल जो एनालॉग पे चल रहे हैं इन्हीं को डिजिटल पे चला दो। अब जो चैनलों के लाइसेंस हुए थे वो पता नहीं रोक दिए, क्या कर दिए। तो डिजिटलाइजेशन के लिए या बाकी चीज़ों के लिए भी मैं चाह रहा हूँ कि उन पर वर्किंग करें ताकि हमारा इतना पैसा लगा हुआ हम कम से कम डिजिटलाइजेशन में चले जाएँ या हमें IPTV के लाइसेंस दें ताकि हम दूसरी टेक्नोलॉजी, अगली टेक्नोलॉजी में मुंतकिल हों। अब IPTV बेस की एक छोटी सी मैं आपको बता दूं अवाम के नॉलेज के लिए भी और आप लोगों के लिए भी कि IP बेस वहाँ पे कोई भी बंदा कोई भी कंटेंट देख सकता है। इस वक्त मैं बांगे दोहल कह रहा हूँ कि मेरे नोटिस में 10 से 15 कंपनीज ऐसी हैं जो मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ मुल्कों में बैठ के यहाँ पे सिर्फ एक पिन देती हैं और आपके जो ये डिजिटल टीवी हैं उसके ऊपर हज़ारों चैनल आ जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। वक्त हम उम्मीद करते हैं कि तमाम तर मसाइल हल हों, क्योंकि वो जिम्मेदारियां जो आप निभा रहे हैं वो इसी तरह से मतवातर जारी रहें और लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक लेंगे, इसके बाद हम शो में दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। प्रोग्राम के स्टार्ट पे हमने बात की थी कि आज 17 अप्रैल वर्ल्ड हीमोफीलिया डे मनाया जा रहा है। असल में हम लोग अपनी जिम्मेदारियों की जब बात करते हैं तो हम समझते हैं कि इस मुश्किल वक्त में सिर्फ हमें अभी जो सूरत हाल चल रही है उसी से निपटना है। हमारी बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं जिनको हम नज़रअंदाज कर देते हैं। इसी तरह हम अगर बात करें आज के दिन के मुनासबत से तो बहुत सारे हीमोफीलिया के ऐसे मरीज हैं जिनको हमारी ज़रूरत है और हम इस तरफ गौर नहीं कर रहे हैं। असल में ये बीमारी है क्या, इसका इलाज मुआलजा किस तरह से मुमकिन बनाया जा सकता है और फिर हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं, इस पर हम बात करेंगे। स्टूडियो में हमारे मेहमान जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है उनका तारुफ मैं आपके साथ कराना चाहूँगी। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जाहिद परवेज जो कि साबिक DG हेल्थ पंजाब हैं, उन्हें खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है डॉक्टर साहब आपका? बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आज 17 अप्रैल वर्ल्ड हीमोफीलिया डे मनाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप आज के दिन के हवाले से? आज वर्ल्ड हीमोफीलिया डे मनाना बहुत अच्छी बात है। ये हीमोफीलिया की बीमारी ऐसी है कि इसमें ब्लड में फैक्टर डेफिशिएंट होता है जिससे रिपीटेड और रिकरेंट हमें ट्रांसफ्यूजन्स करनी पड़ती हैं ताकि जिसको हीमोफीलिया है वो अपनी ज़िंदगी नॉर्मल तरीके से गुजार सके। तो इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनकरेज किया जाता था कि ब्लड डोनेशंस करें ताकि हीमोफीलिया के मरीज़ों को ये ट्रांसफ्यूजन जो उनका शेड्यूल है उसके मुताबिक होती रहे। मगर चूँकि कोरोना की वजह से ये काफ़ी काम बंद हो गया है ऑलमोस्ट डोनेशंस का, तो हीमोफीलिया के जो मरीज़ हैं वो काफ़ी मुश्किलात का शिकार हैं। सही। अच्छा, यहाँ पे ये चीज़ बतानी लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ज़िंदगी बहुत अनमोल है और इन मरीज़ों का, इस मर्ज़ में मुब्तला जो मरीज़ हैं उनकी ज़िंदगी का दारोमदार ही सिर्फ और सिर्फ ब्लड ट्रांसफ्यूजन पे होता है। तो खून के अतियात देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जी, तो ये मैं कहूँगा कि जो यंगस्टर्स हैं और हेल्दी हैं उनको चाहिए कि वो खुद वॉलंटियर करें और ब्लड डोनेशन के लिए हीमोफीलिया सेंटर्स जो बने हुए हैं जहाँ पे इन मरीज़ों का इलाज बाकायदगी से होता है वहाँ पे ब्लड डोनेट करें। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, आज के दिन का हम फ़ायदा उठाते हुए ये भी जानना चाहेंगे, ये मर्ज़ होता किन वजूहात की बिना पर है, क्या क्या इसके सिम्टम्स होते हैं, किस तरह से इसका इलाज मुआवजा किया जाता है, फिर बचा कैसे जा सकता है? ये देखें जी, जो ब्लड सर्कुलेशन है वो ज़िंदगी चलाती ब्लड सर्कुलेशन पे चलता है। तो ये जो इनहेरिटेंस में ये फैक्टर डेफिशिएंट होता है ब्लड में और उसकी वजह से जो हेमोफीलिया के पेशेंट्स बन जाते हैं उनको रिपीटेड ये फैक्टर पूरा करने के लिए रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स जो नॉर्मल होती है वो करनी पड़ती है ताकि उनका जो सिस्टम है वो चलता रहे।
तो इसलिए फिर इनको शेड्यूल के मुताबिक ट्रांसफ्यूजन की जाती है। सही। तो इस ट्रांसफ्यूजन से वो अपने आप को मेंटेन रखते हैं और इसके साथ अद्वियात होती हैं जिनमें उनकी इम्यूनिटी को इम्प्रूव किया जाता है। सही। तो ताकि वो अपनी तंदुरुस्ती से अपने जो मामलात हैं वो जारी रख सकें। सही। तो इसके लिए इलाज तो ट्रांसफ्यूजन ही है। ठीक है। तो उसके लिए लोगों से यही अपील है कि वो अपना ब्लड डोनेट करें ताकि इन मरीज़ों की जो ज़िंदगी है वो चलती रहे। ठीक। ऑन द अदर हैंड अब हमने लोगों को ये भी शऊर देना है कि हमने इससे महफूज कैसे रहना है, किस तरह से महफूज रहा जा सकता है इससे। ये तो टेस्टिंग है कि पहले टेस्ट हो जाए, जो कपल्स शादी होती है उनकी टेस्टिंग हो जाए और वो बर वक्त इक़दाम ऐसे हों कि इस तरह के जो मरीज़ हैं उनका इजाफा ना हो सके। हाँ जी। तो इसके लिए तो गवर्नमेंट लेवल पे गवर्नमेंट कर रही है, डिस्ट्रिक्ट्स में भी उन्होंने ये खोल दिए हैं। तो इसके लिए तो ये है कि इलाज मुआलजा और लोगों को ये अवेयरनेस देनी चाहिए कि वो अपनी टेस्टिंग कराएं और इस बीमारी में अगर मुब्तला हैं पेरेंट्स तो उनका इलाज मुआलजा करें। सही। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगी अगर टाइम पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं होती है तो इस पे कितना रिस्क होता है, कितना टाइम दरकार होता है, कितने टाइम बाद जो है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है बहुत ज़्यादा ये एक शेड्यूल के मुताबिक ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जाती है। अगर वो शेड्यूल अपसेट हो जाए तो जो मरीज़ है उसको मुख्तलिफ जो हैं वो सिस्टम उसके अपसेट होने शुरू हो जाते हैं। अल्टीमेटली इसका हल ब्लड ट्रांसफ्यूजन ही है। जिस तरह आप डायलिसिस पे मरीज़ होता है, अगर डिले हो जाए तो उसको बहुत सी बीमारियां घेर लेती हैं। इसी तरह जो हीमोफिलिक मरीज़ हैं उनको भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत होती है। सही। यानी इसका हल जो है अल्टीमेटली यही है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो आज के दिन की मुनासबत से हम रिक्वेस्ट ये करना चाहेंगे सिटी 42 के सिटी एट 10 के प्लेटफॉर्म से कि खुदारा अपनी जिम्मेदारियों को समझें। अगर अल्लाह ताला ने आपको तंदुरुस्ती फराहम की है तो इस तंदुरुस्ती पर अल्लाह ताला का शुक्र भी ज़रूर अदा कीजिए और दूसरों की मदद भी कीजिए। जैसा कि कहा जा रहा है कि इसका एक ही हल है, जो इस मर्ज़ में मुब्तला लोग हैं उनको खून के अतियात देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जहाँ कहीं पर भी सेंटर्स कायम किए गए हैं ज़रूर आप वहाँ जाइए और लोगों को जो इस मर्ज़ में मुब्तला हैं खून के अतियात दीजिए ताकि उनकी ज़िंदगी भी जो है वो अनमोल ज़िंदगी है और वो इसी तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार सके जिस तरह से हम अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। खैर, इस चीज़ को वाइंड अप करते हुए अगली स्टोरी की तरफ जाना चाहूँगी, जो एक बहुत अहम चीज़ हमने कल आपके साथ डिस्कस की थी और आज इसकी डिटेल्स में हम जाना चाह रहे हैं। कल हमने खबर डिस्कस की कि कोरोना केसेस सामने आने पर शहर के 859 घर ऐसे हैं जिन्हें क्वारंटाइन में तब्दील किया गया है। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि 859 घरों को आपने क्वारंटीन में तब्दील कर दिया है। अब देखना यह है कि क्वारंटीन असल में होता क्या है। यहाँ पर तमाम इंतजामात जो रखे गए हैं हुकूमत की तरफ से, जो फील्ड हस्पताल बनाए गए हैं वहाँ पे जो क्वारंटीन है, वहाँ पे जो इंतजामात किए गए हैं, आया आप घरों में अगर क्वारंटीन मुंतकिल कर रहे हैं, घरों को आप क्वारंटीन में मुंतकिल कर रहे हैं, वहाँ वो इकदामात हैं या नहीं, चेक एंड बैलेंस रखा जाएगा, SOP जो आपने बनाए हैं वो वहाँ पर पूरा उतरते हैं या नहीं, फिर या आपकी कोई ऐसी मोबाइल एम्बुलेंस या फिर पैरामेडिक्स वहाँ पर टाइम टू टाइम जाकर मरीज की सूरत हाल भी देखेंगे। बहुत जगहों पे ये भी देखा जाता है कि जी हर दूसरा बंदा पाकिस्तान में डायबिटीज़ का मरीज़ है, ब्लड प्रेशर का मरीज़ है। घरों में जो मरीज़ हैं, घरों में जो आपने क्वारंटीन बनाया है, वहाँ पर मरीज़ जो होंगे, आया उनके लिए ये तमाम सहूलियात वहाँ पर मुमकिन बनाई जा सकेंगी या नहीं। अगर हम सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए इकदाम उठा रहे हैं तो ये चीज़ें देखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके प्रॉपर SOP होने चाहिए। राव दिलशाद ने ये कल खबर दी थी, उन्हीं से जान लेते हैं इसकी डिटेल्स। राव दिलशाद, बताइएगा, हुकूमत की जानिब से फैसला किया गया है, इसकी डिटेल्स पहले बताइएगा क्या है। देखिए अना, बहुत शुक्रिया। ये एक इंतहाई अहम लाहौर शहर का इशू है और इसमें आपको ये बता दें कि 27 ये टोटल गली मोहल्ले या मकामात इनको कहा जा सकता है, जिनमें 859 घर हैं। और ये जो रिपोर्ट है ये PDMA की रिपोर्ट है, जहां से तमाम अदाद-ओ-शुमार जहां पर मौजूद होते हैं। तो इस रिपोर्ट के मुताबिक, और ये 24 घंटे पहले की रिपोर्ट है, जो आखिरी 24 घंटे हैं उन तक इसमें यकीनन जो है वो इजाफा भी हुआ होगा। और जो 24 घंटे पहले की जो रिपोर्ट है उसमें जो लाहौर शहर के 859 घर बनते हैं जिनको मुकम्मल 100% लॉकडाउन किया गया है और ये घर करंटीना में तब्दील हुए हैं। ताम इनमें 859 ऐसे घर हैं जिनमें 3309 अफराद को क्वारंटाइन किया गया है।
जबकि जो दस्तावेजात हैं उसके मुताबिक तो सब अच्छा की रिपोर्ट है कि वहां पर राशन पहुंचाया जा रहा है, वहां पर जरूरी अशिया जरूरिया जो है वो पहुंचाई जा रही हैं, लेकिन सूरत हाल इसके बिल्कुल बरअक्स है। क्योंकि सिर्फ एक आबादी की मैं बात करूंगा जहां से मुझे खुद जहां पर जाकर कवर करने का मौका मिला, वो चामीरा मक्खनपुरा का इलाका है। इस रिपोर्ट में तो उन घरों की जो तादाद है वो बताई गई है कि यहाँ पर रुस्तम पार्क ये जो चामीरा का इलाका, यहाँ पर 35 घर इस फहरिस्त में शामिल है, लेकिन मौका पर 12 गलियां हैं और इन 12 गलियों में 154 घर हैं, जिनमें से जो तादाद सरकार के पास मौजूद है वो 35 घरों को क्वारंटाइन में तब्दील किया गया, जबकि 100 जो अच्छा राउद इरशाद, मुझे यहाँ पर आपसे ये जानना है कि जिन घरों को क्वारंटीन में तब्दील किया गया है वहाँ पर एसओपी क्या कुछ बनाए गए हैं कि जो मरीज हैं, जो वहाँ पर लोग हैं जो कोरोना वायरस से मुतासरा हैं, उनके लिए किस तरह से इंतजाम किए गए हैं? आया कोई मोबाइल एम्बुलेंस ऐसी वहाँ पर रखी गई है या फिर पैरामेडिक्स की ड्यूटी लगाई गई है कि वो टाइम टू टाइम आया उन मरीजों को देखें भी कि उनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, आपने ब्लड प्रेशर चेक करना है, आपने बहुत सारे लोग डायबिटीज़ का शिकार हैं वो भी देखना है, ये किस तरह से इंश्योर किया जाएगा? जो लोग घरों में बैठे हैं ऐसा तो नहीं है कि तंदुरुस्त भी हैं, डिफरेंट एज ग्रुप है, डिफरेंट एज ग्रुप की रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको देखना, फिर उनका बार बार ख्याल रखना, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ऐसा ना हो कि हम चीज़ें महदूद करते हुए मजीद उनको ख़राब कर लें। देखिए, अभी तक जितने भी इलाकों या घरों को क्वारंटीन में तब्दील किया गया या मुकम्मल लॉकडाउन किया गया है, उसमें तो बाहर आपको पुलिस एहलकार मिलेंगे जरूर, वो भी पुलिस एहलकार बगैर जो पर्सनल जो इक्विपमेंट है उनके पास, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, वो भी नहीं ज़ेबतन उन्होंने किया होता और वो अपने प्राइस सर अंजाम दे रहे हैं। तो ये तो पुलिस एहलकारों की सूरत हाल है। और अगर आप बात ये कर रही हैं कि वहां पर मौजूद जो पेशेंट्स हैं, जो रेगुलर पेशेंट्स हैं जिनमें ब्लड प्रेशर और मुख्तलिफ जो अमराज में मुब्तला अफराद होते हैं, उनके लिए क्या किया? तो जब सरकार अपने सिक्योरिटी के अमले को ही जो प्रोटेक्टिव गियर्स नहीं देगी तो फिर घरों में मुकीम जो अफराद है उनको कौन चेक करेगा? तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है सरकार की कारकर्दगी पर, क्योंकि आपका जो ऑब्जेक्टिव है इसको दोबारा हाईलाइट करने का वो यही है कि कम से कम जो लोग वहां पर मौजूद हैं उनको तिब्बी सहूलियात पहुंचे, कोरोना पेशेंट्स के अलावा, कोरोना के मुस्बत केसेज है उनके अलावा। लेकिन सूरत हाल ऐसी नहीं है। सूरत हाल ये है कि वहां पर तो जो राशन है वो भी बर वक्त नहीं पहुंचाया जा रहा। ठीक है राउद इरशाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे और इन इलाकों में सूरत हाल क्या है, आपने इनको क्वारंटाइन में घरों को तब्दील तो कर दिया, आप क्वारंटीन असल में होता क्या है, यहाँ पर सहूलियात क्या हैं, क्या होनी चाहिए, हम जानेंगे डॉक्टर जाहिद परवेज से, क्योंकि घरों को आपने क्वारंटीन कर दिया, वहां पर सहूलियात आया वैसी हैं या नहीं, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इस पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद हम एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे। साबिक डीजी हेल्थ पंजाब डॉक्टर जाहिद परवेज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक से पहले राउद इरशाद हमारे साथ मौजूद थे। हमने बात करनी है कि आखिर जो घरों को क्वारंटीन किया जा रहा है, क्वारंटीन है क्या, इसमें इसकी क्या क्या चीज़ें जो हैं जब आप क्वारंटीन कर रहे हैं तो मद्देनज़र रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। सबसे पहले ये जानेंगे, फिर मैं इनसे आगे बात करूँगी कि घरों को जो तब्दील किया गया है ये कितना बेहतर है, क्या कहेंगे डॉक्टर साहब आप? जी, क्वारंटाइन जो है ये सेल्फ आइसोलेशन है, ठीक है, कि ख़ुद को दूसरे लोगों से अलग कर लिया जाए। तो मेरा ख्याल है कि ये बड़ी खुश आइंद बात है। जो लोग पॉजिटिव हुए हैं और एसिम्प्टोमेटिक हैं वो अगर अपने घर में ही अलग हो जाएं अपनी फैमिली से, तो इसका मतलब है कि वो दूसरे लोगों को इन्फेक्शन नहीं कर रहे। अच्छा डॉक्टर साहब, एक घर में अगर 4 आपके पॉजिटिव केस हैं और घर को आपने क्वारंटीन में तब्दील कर दिया है, अब मुझे ये बताइएगा वो चारों जो हैं वो एक एक अलग कमरे में अपने आप को आइसोलेट करें या एक ही कमरे में चारों? नहीं, अगर तो वो पॉजिटिव हैं चारों, वो तो फिर एक कमरे में स्टे कर सकते हैं। और आइसोलेशन उन लोगों से होनी चाहिए जो कि नॉर्मल हैं, जो कि नेगेटिव हैं, ताकि ये इन्फेक्शन उन तक ना पहुंच सके। तो सेल्फ आइसोलेशन है, 1 हफ्ता के लिए सेल्फ आइसोलेशन होती है, उसके लिए मरीज़ नेगेटिव हो जाता है
और नेगेटिव होने के बाद वो जो अच्छा डॉक्टर साहब, क्वारंटाइन अब से इसमें निकला। ये चीज भी बहुत जाननी जरूरी है। 4 लोग हैं, लेट्स सपोज, अब उन चारों में डिफरेंट सिम्टम्स हैं। एक बिल्कुल नॉर्मल है जिसको कोई सिम्टम नहीं है, एक को नजला जुकाम बुखार है, और एक उसमें घर का कोई ऐसा सरबरा आप कह लें जिसकी एज ज्यादा है और उसको डायबिटीज है, उसको ब्लड प्रेशर जो कि हर दूसरे बंदे को होता है। तो ये चीजें डिफरेंट हो जाती हैं, इन चीजों को भी तो देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखें जी, मरीज जो पॉजिटिव हो रहे हैं वो 2 किस्म के हैं, एक एसिम्प्टोमेटिक और एक सिम्प्टोमेटिक। सिम्प्टोमेटिक वो है जिसको खांसी है, बुखार है, हेडेक है, वॉमिटिंग है, कोई साइन सिम्टम है, ठीक है, वो अगर पॉजिटिव है तो उसकी हॉस्पिटलाइजेशन हो रही है और फौरी तौर पे उसको हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है और वहाँ पे दाखिल कर दिया जाता है। वहाँ पे उसका पूरा इंतज़ाम है, उसको फूड भी दी जाती है, सब कुछ दिया जाता है। जो एसिम्प्टोमेटिक मरीज़ है उसको अगर सेल्फ क्वारंटाइन या क्वारंटाइन कर दिया जाए तो वो 1 हफ्ता अपनी आइसोलेशन गुजार के फिर उसका टेस्ट होता है, वो नॉर्मल हो जाता है तो उसको फिर नॉर्मल एक्टिविटीज़ की इजाज़त दे दी जाती है। तो बहुत से लोग जो एसिम्प्टोमेटिक थे वो हॉस्पिटल जाने से घबराते थे और वो हॉस्पिटल नहीं जाना चाहते। तो इसलिए ये खुश आइंद फैसला है कि लोग सेल्फ क्वारंटाइन हो जाएं और वहाँ पे उनकी बेहतरी हो जाए। जो लोग ब्लड प्रेशर या दूसरी बीमारियों जिनकी कंट्रोल्ड हैं वो तो मेडिसिन ले रहे हैं, वो लेते रहें। अगर कंट्रोल नहीं है तो उनकी हॉस्पिटलाइजेशन 1122 को फ़ोन करें, वो फ़ौरन जाए। देखें, मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये जो बीमारी है कोविड-19 ये एक कम्युनिटी डिजीज़ है। इसमें सबका रोल बराबर का है और फैमिली का और इंडिविजुअल का रोल सबसे अहम है। अगर हम लोग खुद एहतियात नहीं करेंगे तो कोई एजेंसी, कोई गवर्नमेंट इसको कंट्रोल नहीं कर सकती। और मैं एक आपको बात बताऊं, ये नई चीज़ है, लोगों को अभी इसकी प्रैक्टिस ही नहीं, लोगों को पता ही नहीं कि अगर आपने घर में भी क्वारंटीन अपने आप को कर लिया है तो आपने बाकी घर वालों को किस तरह से महफूज रखना है। घर में इंसान कंफर्टेबल रहता है, सेल्फ आइसोलेशन में चला जाता है, दूसरे फैमिली मेंबर से अलग हो जाता है, खाना मिल जाता है उसको, अपना रेस्ट करता है और जो भी अपनी एक्टिविटीज़ हैं कमरे के अंदर वो करता है। और जब 1 हफ्ते बाद उसका दोबारा टेस्ट लिया जाता है और फिर 24 घंटे बाद दोबारा टेस्ट लिया जाता है, अगर वो टेस्ट नेगेटिव आ जाते हैं तो हो जाता है। इस तरह बहुत से लोगों को ये इन्फेक्शन ट्रांसमिट होने से बच जाती है और इस तरह इसका फैलाव रुक जाता है। सही। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, हम जो क्वारंटीन का कॉन्सेप्ट अस्पतालों में देख रहे हैं या फिर जो फील्ड हॉस्पिटल बनाए गए हैं वहाँ पे प्रॉपर मास्क, किट्स, ये सब चीज़ें जो है इंश्योर की गई हैं। अब ये हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि अगर आपने घरों को क्वारंटीन में तब्दील किया है तो ये सब चीज़ें जो हैं वो वहाँ पर लोगों को पहुँचा दी जाएं ताकि अगर वो घर में भी अपने आप को सेल्फ आइसोलेट कर रहे हैं तो उनके पास ये तमाम चीज़ें मौजूद होनी चाहिए। देखिए, अगर एक कमरे में आइसोलेट हुआ है और उसने मास्क पहना हुआ है तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर वो खांसता भी है तो वो कमरे के अंदर ही खांसता है। सेल्फ आइसोलेशन का मतलब ये है कि दूसरे लोगों से परे रहे। अगर उसको खाना देना है तो घर वाले खाना दरवाजे के बाहर रख जाते हैं और वो वहाँ से खाना ले लेता है। और इसी तरह क्योंकि एसिम्प्टोमेटिक है, साइन सिम्टम नहीं है, इसका मकसद ये है कि एयर को पोल्यूट ना करे और दूसरों को इन्फेक्शन से बचाया जाए। तो ये इसका बेहतरीन तरीका है। इसी तरह ही अगर हॉस्पिटल में उसको दाखिल किया जाता है तो वहाँ पे भी यही एक्टिविटी की जाती है। तो अच्छा है कि अगर एसिम्प्टोमेटिक लोग घरों में सेल्फ क्वारंटाइन कर लें। इसके लिए अवेयरनेस की ज़रूरत है जो कि लोगों में अब काफ़ी आ चुकी है। और दूसरे घर वाले जो हैं वो भी ज़ाहिर है उसको लुक आफ्टर करेंगे कि वो कमरे से बाहर ना निकले और मास्क पहन के कमरे के अंदर रहे और अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ जो घर में होती हैं वो जारी रखे। सही। अच्छा, अब जो घरों में जिन लोगों ने अपने आप को क्वारंटीन किया है उनके लिए हम ये पूछना मैं आपसे चाहूँगी कि डाइट उनको कैसी लेनी है, कौन सी ग़िज़ा है जिससे वो अपनी इम्यूनिटी जो है वो बरकरार रख बैलेंस डाइट, घर की नॉर्मल डाइट है वो लेनी चाहिए जिसमें तमाम चीज़ें शामिल होती हैं और विटामिन सी का इस्तेमाल करना चाहिए। थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज करनी चाहिए घर में ताकि उसकी सर्कुलेशन और मसल एक्टिविटी जो है नॉर्मल रहे। उसको साउंड स्लीप लेनी चाहिए ताकि उसकी इम्यूनिटी जो है वो इम्प्रूव हो। तो ये चीज़ें करें। 1 हफ्ते की बात होती है, 1 हफ्ते में जो एसिम्प्टोमेटिक मरीज़ हैं वो
नेगेटिव हो जाते हैं। सही। अच्छा, अब दूसरा एक चीज़ हमने ये मेंशन की, वहाँ पर जो ड्यूटी एहलकार मौजूद हैं उनके पास उस तरह से आपने ना तो किट्स फराहम की हैं, बहुत सारे ऐसे इलाके जिनको आपने सील किया है, जो एहलकार वहाँ पर हैं उनको मास्क तक नहीं दिए गए हैं। ये चीज़ें कितनी ज़्यादा ज़रूरी हैं जिस इलाके में बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो आपने देखा कि केसेस सामने आए हैं, उस इलाके को आपने सील किया है। अब वहाँ पर जो ड्यूटी पे लोग मौजूद हैं, फ्रंट लाइन पे मौजूद हैं, डॉक्टर्स के साथ साथ हम पुलिस एहलकार भी देख रहे हैं, नाकों पर हम ट्रैफिक पुलिस के एहलकार भी देख रहे हैं, इन लोगों के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है कि मुकम्मल तौर पर इनको भी जो है वो किट्स फराहम देखें जी, किट्स की तो मेरा ख्याल इनको ज़रूरत नहीं है। इनको मास्क पहनने चाहिए, जो कि सब लोगों को पहनने चाहिए जो बाहर निकलते हैं। ये पुलिस वाले जो नाकों पे खड़े हैं, उनके जो भी बाहर निकलते हैं और उनको मास्क पहनने चाहिए। उसका ये है कि पोल्यूशन, हम पोल्यूट ना करें एटमॉस्फेयर को, क्योंकि जो नॉर्मल लोग जा रहे हैं, ब्रीथ कर रहे हैं, वो उन पोल्यूशन वहाँ तक, इन्फेक्शन वहाँ तक ना पहुँचे। सही। तो इसलिए मास्क पहनना तो ज़रूरी है। नाकों पे अक्सर जो खड़े हैं नौजवान, उन्होंने मास्क पहने हुए होते हैं, तो अगर कोई अपनी मर्ज़ी से उतारता है तो उसको नहीं उतारना चाहिए, और उनको ये उनके जो सीनियर्स हैं उनको ये इंस्ट्रक्शंस देनी चाहिए कि मास्क पहन के खड़े हों, ग्लव्स पहन के खड़े हों, ताकि उनकी अपनी सेफ्टी भी रहे और लोगों की सेफ्टी भी रहे। अब हम देख रहे हैं लाहौर में, पंजाब में केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, आप क्या समझते हैं इसकी वजह क्या है और इसको कंट्रोल करने का तरीका? देखें जी, केसेस बड़े हैं जब हमने टेस्टिंग इंक्रीज़ की है। अब टेस्टिंग की कैपेसिटी 3 गुना इंक्रीज़ हो चुकी है। जो टेस्टिंग ज़्यादा हो रही है, पॉजिटिव केसेस निकल रहे हैं। तो ये कोई इतनी अलार्मिंग बात नहीं है, क्योंकि आपने मेजर करना होता है कि फर्टेलिटी रेट क्या है, कि लोग कितने लोग इससे इंतकाल कर रहे हैं, या कितने लोग आईसीयू में सीरियस हैं। गवर्नमेंट ने जो इंतजाम किए हुए हैं बड़े अस्पतालों में, देखें अभी तो आईसीयू, आधे आईसीयू ऑक्यूपाई हुए हैं। मरीज इतने नहीं है जो ज़्यादा सीरियस हों। अस्पतालों में सूरत हाल देख रहे हैं कि अगर आपको ले जाएंगे तो वहाँ पर आपको बिल्कुल ही अलहदा करके रख दिया जाएगा, कोई पूछने वाला नहीं, लोग टेस्ट कराने से भी डर रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप लोगों को कि टेस्ट करवाना, बर वक्त करवाना कितना ज़रूरी है? गवर्नमेंट ने ये जो फैसला किया है ना, सेल्फ क्वारंटाइन का घर वाला, इससे मेरा ख्याल लोगों का डर खौफ जो है वो ख़त्म हो जाएगा। पहले लोग इसी वजह से डरते थे कि जी अगर हमारा टेस्ट पॉजिटिव आ गया हमें पकड़ के सरकारी हॉस्पिटल ले जाएंगे। तो सरकारी हॉस्पिटल का कोई कॉन्सेप्ट ऐसा लोगों के जहन में बना हुआ है, तो जिससे ये डर खौफ था। लोगों को मैं तो एडवाइस करूंगा कि अगर लोग समझते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट करवाने चाहिए। और गवर्नमेंट से भी मेरी ये अपील है कि टेस्टिंग कैपेसिटी और बढ़ सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट की तमाम लैब्स, प्राइवेट सेक्टर में तमाम लैब्स जो हैं वो एक शिफ्ट में चल रही हैं। अगर इनको 3 शिफ्ट्स में कर दिया जाए और गवर्नमेंट अपने एक्सपेंस पे प्राइवेट लैब से लोगों को टेस्ट करवा दे, तो मेरा ख्याल है कि ये टेस्टिंग कैपेसिटी इससे भी 3 गुना बढ़ जाएगी। बिल्कुल, आपने सही फरमाया। पब्लिक के लिए आपका मैसेज क्या होगा? पब्लिक के लिए मेरा मैसेज यही है कि ये बीमारी जो है ये हर इंडिविजुअल ने लड़नी है। इस बीमारी को हमने ख़त्म करना है। ख़त्म करने का ये है सोशल डिस्टेंसिंग, हाथों की सफाई रखनी है, आधे आधे घंटे बाद हाथ धोएं, सैनिटाइज़र यूज़ करें और मास्क का इस्तेमाल करें। और लोगों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने बच्चों को अवेयरनेस दें। मेरे बेटे ने कल वहाँ पे फ़ोन किया कि मैं पब्लिक टॉयलेट, जब मैं वॉक के लिए जाता हूँ तो पब्लिक टॉयलेट में यूज़ करूँ। मैंने कहा कि पब्लिक टॉयलेट यूज़ करना तो ऐसे ही है कि जिस तरह आप पब्लिक में घुस गया हो, बिल्कुल ऐसे तो ही है। आप अवॉइड करो इससे, और सैनिटाइज़र का यूज़ करो, या घर आके अपनी टॉयलेट को यूज़ करो। तो इस तरह अवेयरनेस बच्चों को भी देनी चाहिए, दूसरे लोगों को भी देनी चाहिए, ताकि इस बीमारी का मिल के सब खात्मा करें। बिल्कुल, और इसका खात्मा भी तभी मुमकिन है जब हम सब ताउन जब हम इसको सीरियस लेंगे। कई लोग इसको सीरियस नहीं लेते, मास्क नहीं पहनते जब ये जाते हैं राशन लेने
या लाइनों में लगे हुए हैं बैंक्स बिल्कुल के ऐसे, बाहर, बिल्कुल तो ऐसे। वो लोग इकट्ठे हो जाते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है। अगर हम इन चीज़ों को, और ये चीज़ें हमें ज़रा लंबे अरसे तक करनी पड़ेंगी। बिल्कुल आप ये नहीं कि अभी ये खतरा है तो आप इसको ध्यान रखें, बल्कि मेरे ख्याल से अब आपको लाइफस्टाइल में ये चीज़ें शामिल करनी जी, चाहिए, बिल्कुल। तभी आप महफूज रह सकते हैं। हाँ थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक की तरफ जाएंगे और ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर होंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। और नाज़रीन, कोरोना वायरस की बढ़ती हुई संगीनी के बावजूद हम देख रहे हैं कि हमारे बहुत सारे बहादुर लोग, वो चाहे डॉक्टर्स हैं, वो चाहे हमारे ट्रैफिक पुलिस के एहलकार हैं, वो फिर चाहे हमारे पाक आर्मी के एहलकार हैं या हमारे पुलिस एहलकार हैं, फ्रंट लाइन पे मौजूद हैं, अपनी अपनी जिम्मेदारियां सर अंजाम दे रहे हैं। बिलाशुबा ये लोग खिराज तहसीन के मुस्तहिक हैं, लेकिन इन लोगों के लिए भी वो तमाम तरह हिफाजती इंतजाम होने चाहिए। अगर ये ड्यूटी पर मौजूद हैं तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इनकी सेहत का भी उसी तरह से ख्याल रखा जाए जिस तरह से आम शहरियों की सेहत का ख्याल रखा जा रहा है। ये लोग फ्रंट लाइन पे मौजूद हैं, इन लोगों ने लोगों से बातचीत भी करनी है, लोगों को बताना भी है कि आया उनको किस तरह से अपने रवैये तब्दील करने हैं। अनफॉर्चुनेटली हम जो सूरत हाल अपनी शहर की सड़कों पर देख रहे हैं, नाके लगाए गए हैं और वहां पर गाड़ियों की लंबी कतारें नजर आ रही हैं। बार बार लोगों को रोक कर ये मैसेज देना पड़ रहा है कि खुदारा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझिए, घरों से मत बाहर निकलिए। यहां पर मैं जिक्र करना चाहूंगी हमारे उन एहलकारों का जो कि ये जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, जो कि इस वक्त फ्रंट लाइन पे मौजूद हैं। शहर लाहौर में हम देख रहे हैं बहुत सारे मकामात पर नाके लगे हैं, बहुत सारे मकामात पर हमारे पुलिस एहलकार मौजूद हैं और अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। इनकी मुश्किलात क्या हैं, क्या क्या मसाइल इन्हें दरपेश आ रहे हैं, किस तरह से इनके मसाइल हल हो सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं, एसपी ऑपरेशन इकबाल टाउन और मोहम्मद अजमल साहब मौजूद हैं। इनसे जानेंगे नाके जो लगाए गए हैं वहां पर लोगों के रवैये, इनकी मुश्किलात, इन सबको किस तरह से देखा जा रहा है और किस तरह से हल भी किया जा सकता है। इन्हें खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया आपका। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि मैंने कहा कि फ्रंट लाइन पे जहां हमारे डॉक्टर्स मौजूद हैं वहां पर हमारे पुलिस एहलकार भी बिलाशुबा खिराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। हमने देखा कि शहर में जगह जगह नाके लगाए गए हैं, इस पे नाकों पे मुश्किलात क्या हैं? नाके मैं आपको बताता चलूं कि हमने 154 के करीब नाके लगे हुए हैं थ्रू आउट द सिटी। इन नाकों के ऊपर हमारे जवान जो 24 आवर्स मौजूद रहते हैं, 3 शिफ्टों में मौजूद होते हैं। तो ड्यूटी के हवाले से हमें जो मुश्किलात हैं वो यही हैं कि जो लोग हैं अननेसेसरी मूवमेंट बहुत ज़्यादा देखी गई है। जो लोग आते हैं हालांकि उन्हें 12 समझाते हैं कि आप लोग अननेसेसरी मूवमेंट ना करें, लेकिन उसके बावजूद भी लोग जो है वो मूवमेंट करते हैं। इन नाकों के दौरान जब से ये अमल शुरू हुआ है हमको तकरीबन 1.5 लाख के करीब जो है व्हीकल्स चेक किए हैं, 2 लाख के करीब जो है वो लोगों को भी चेक किया गया है। अच्छा। और जो वायलेशन है जो जिन लोगों ने की है 2,500 के करीब हमने FIRs भी इन पे की हैं और उसके अलावा जो 40 के हज़ार करीब हमने इनको श्योरिटी बॉन्ड्स भी लिए हैं। बट यही हमें जो इशू आता है वो यही आता है कि अननेसेसरी आप उनसे जब पूछते हैं तो वो कहेंगे मैं जी कहीं मिलने जा रहा हूँ या इसलिए निकला हूँ, कोई वैलिड रीजंस उनके नहीं होती। सही, अच्छा, वैलिड रीजन नहीं होती है। और इस तरह जब हमने देखा, मैंने खुद ये प्रैक्टिस देखी है कि नाकों पर जब आप बार बार शहरियों को रोक रहे हैं, वो जो पीछे गाड़ियों की लंबी लाइनें लग जाती हैं ना, उससे लोग भी परेशान होते हैं। ऑब्वियसली फिर आप लोगों ने बार बार रुक के लोगों से बात करनी है, आप लोग भी उतना ही रिस्क पे होते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, इसको थोड़ा सा कुछ देखा जा सकता है, बेहतर किया जा सकता है कि गाड़ियों की जो लंबी लाइनें लग रही हैं। ऑब्वियसली शहरियों को तो हमारा मैसेज ये है कि बार बार यही कहा जा रहा है कि घरों से ना निकलें, आपकी वाली बात, ये मैसेज लोगों तक पहुँचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन ये जो लंबी कतारें लग रही हैं, इससे अब कैसे बचा जा सकता है? इसमें मैंने कहा कि जैसे आपने पुलिस रिस्क की बात की, हमारे जवान ऑलरेडी इसमें कोई शक नहीं कि वो रिस्क पे होते हैं, क्योंकि उन्होंने जिस शख्स को भी चेक करना है वो नहीं जानते कि हो सकता है वो कोरोना का पेशेंट हो। बट उसमें हमने ये इंश्योर किया हुआ है कि तमाम ने किट्स पहनी हुई हैं प्रॉपर, जो लोग चेक करते हैं उन्होंने किट पहनी हुई है, मास्क पहना होता है और जो नेसेसरी चीज़ें हैं WHO की SOP के तहत डिस्टेंस भी वो भी डिस्टेंस भी रखते हैं। जो कतारों की जहाँ तक है वो उसमें पुलिस हम ये कोशिश कर रहे हैं कि मिनिमम लोगों को वहाँ पे रोका जाए, जिसमें आपने देखा होगा कि अगर सिंगल है कोई बाइक पे उसे हम नहीं रोकते, हमेशा डबल सवार को रोकेंगे। एक गाड़ी अगर उसमें 2 से ज़्यादा बैठे होते तो उनको रोकते हैं क्योंकि 2 की अलाउ है मूवमेंट। तो हमारी कोशिश भी ये होती है कि कम से कम लोग डिस्टर्ब हो, क्योंकि ख़ास तौर पर एम्बुलेंस आ जाती है कहीं पर, फिर उसमें हमें कोई डॉक्टर्स आ जाते हैं, कोई और ऐसा
नेसेसरी लोगों की मूवमेंट होती है तो हमें वो बाकायदा से वो खोलनी पड़ती, सारी गाड़ियों को बगैर चेक किए एट टाइम्स हमसे चली जाती हैं। लेकिन चीज़ यही है कि इसमें लोग खुद एहतियात करें। अभी अगर निकलना भी है, मैंने जैसे पहले कहा कि 2 से ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है विदाउट एनी रीज़न मूवमेंट करने की। सही। अच्छा, अब मुझे ये बता दीजिएगा, शहर लाहौर में आपने कहा कि 154 के करीब नाके लगाए गए हैं, कौन से पॉइंट आपको ऐसे लगते हैं जहां पर आपको लगता है कि ज़रूरत से ज़्यादा रश होता है, ये पीक टाइम है जहां पर आपको ज़्यादा मुश्किलात का सामना है, और वहां पर ऑब्वियसली लोग तो फिर लोगों से तो हम रिक्वेस्ट करेंगे, आपको भी हिकमत अमली में तब्दीली की ज़रूरत हो जहाँ आपको लगता है? जिसमें मैं आपको ये बता दूं कि हमारे जो शुरू में जब हमने नाके लगाए तो 200 प्लस थे ये, तो ये जो बात आपने अभी की, इसी को देखते हुए हमने ये नाके इसमें कम किए कि जहाँ पे हम लोगों को फैसिलिटेट करें। ठीक है। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ये हमारे वो नाके हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ठीक है। लेकिन फिर भी हम इसको गाए बगाए देखते रहते हैं कि लोगों को कम से कम इसमें मुश्किलात का सामना। सही। अच्छा, लोगों को कम से कम मुश्किलात का सामना करना पड़े, आपने कहा लोगों के रवैये तब्दील नहीं होने पे आ रहे हैं। हम यहाँ पर बैठ के हर रोज़ रिपोर्ट कर रहे हैं कि लॉकडाउन के बावजूद सूरत हाल जो है वो शहर में तब्दील नहीं हो रही है। अहम शाहराहों पर लोगों का रश वैसे ही देखने में आ रहा है। अब तो साथ एक चीज़ और ऐड कर दी गई है कि दुकानें भी खोलने का कहा गया है जुज़वी तौर पर। क्या लगता है आपको, इससे कुछ बेहतरी आएगी या मज़ीद हालात ख़राब होंगे? इसमें मैं आपको एक चीज़ बताऊं, हमने जैसे शुरू में खुली एक चीज़ इंश्योर की कि हमने शॉपकीपर्स जो हैं जिनको इजाज़त मिली है कि आपने खोलना है, उनको कहा कि आप जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो इंश्योर करवाएं, क्योंकि हर जगह पे पुलिस का पहुंचना मुश्किल होता है। तो उनसे सर्कल्स लगवाए बाकायदा हमने पूरे लाहौर शहर में कि इसके अंदर खड़े होंगे, तो उसमें काफ़ी बेहतरी आई, काफ़ी लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। बट अभी भी जहाँ पे हो सकता है उन्हें शायद चीज़ अभी तक नहीं पहुँची, कुछ लोगों में लोग इकट्ठे होकर बैठ जाते हैं जो कि फिर हमारे लिए मुश्किलात होती है। तो उसका बेस्ट हाल यही है कि इवन जो खुली भी दुकानें हैं वो सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग को और बाकी SOPs को इंश्योर करें। उसमें हमने उन्हें यहाँ तक कहा कि अगर आपको कोई लगता है कि एक पेशेंट है, कोई बीमार है, कोई स्नीजिंग कफिंग कर रहा आपको लगता है, फ़ौरन जो मुतलका थाना कॉल करें, हम आके उसे हॉस्पिटल शिफ्ट करवाएंगे। यहाँ तक भी हमारा उनसे कोऑर्डिनेशन है। तो इसमें बस अगर वो फैसिलिटेट करते हैं तो कोई, यानी हम एक्चुअली देख रहे हैं कि फ्रंट लाइन पे हमारे पुलिस एहलकार मौजूद हैं, जो ड्यूटीज नहीं भी उनकी हैं वो भी सरअंजाम दी जा रही हैं, और इसी ताउन की जरूरत है। लोगों से भी इसी तरह का ताउन चाहिए कि जो जिम्मेदारियां उनकी हैं खुदारा वो समझ लें ताकि सभी महफूज रह सके। हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन, जब बात कर रहे हैं लॉकडाउन की तो आज 26वां रोज है। 26वें रोज शहर के मुख्तलिफ मकामात की सूरत हाल क्या है, रोजाना हम आपको बताते हैं, रोजाना लोगों के रवैये दिखाते हैं। मकसद सिर्फ यही है कि लोगों को बताया जाए कि उनका घरों में रहना कितना ज्यादा जरूरी है। फारहान यामीन की जानिब मैं रुख करूंगी। फारहान, बताइएगा आज क्या सूरत हाल है बाहर? जी बिल्कुल, जो लॉकडाउन है हुकूमत की जानिब से उसमें तौसीह की गई थी, 25 अप्रैल तक इजाफा कर दिया गया था। ताहम जो कम रिस्क वाले शोबे हैं वो खोलने के साथ अहकाम भी जारी किए गए थे। ताहम ये देखने में आया है कि जो डबल सवारी के ऊपर पाबंदी है, लेकिन उसके बावजूद भी जो शहरिया वायलेशन करते आ रहे हैं। पहले दिन से ही जो कानून नाफिज करने वाले इदारों की कोशिश थी कि जो दफ़ा 144 है उसकी खिलाफ वर्जी ना हो, डबल सवारी पे जो लोग होते हैं उनको रोका जाए, उनको वार्निंग दी जाए, चलान किया जाए। आज भी देखने में आया कि ये सिलसिला आज भी जारी है। ये अगर जो बात की जाए ट्रैफिक की, ये तो गुज़िश्ता कई रोज़ से की निस्बत आज जो ट्रैफिक की रवानी है वो कदरे ज़्यादा देखने में आ रही है, और जो वायलेशन है शहरियों की जानिब से उसमें भी इजाफा देखने में आज आया है। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ना सिर्फ डबल सवारी करने वालों को, वो पहली दफ़ा जो डबल सवारी कर रहे हैं उन्हें वार्निंग भी दी जा रही है, चलान भी किए जा रहे हैं, और गाड़ी के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं 2 से ज़्यादा लोग उनको भी चलान किए जा रहे हैं, और अगर फैमिली साथ है तो उन्हें वार्निंग दी जा रही है। हुकूमत के फैसले के बाद जो कम रिस्क वाले शोबे हैं जिसमें केमिकल इंडस्ट्री है, IT कंपनीज़ है, प्लम्बर है, कारपेंटर है, इलेक्ट्रीशियन है, टेलर की दुकानें हैं, वेटरनरी सर्विसेज है, रियल स्टेट और प्रॉपर्टी के डीलर के दफ्तर खोले जा सकते हैं, स्टेशनरी किताबों की दुकानें, शीशा साजी की यूनिट, पेपर और जो पैकेजिंग है, पौधों की नर्सरी हैं वो पाबंदी से मुस्तस्ना होंगी, जबकि जो मादनियात है, इमारत और सड़कों की तामीर से मुंसलिक जो भी शोबे हैं वो भी खोले। ठीक है फारहान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। और सड़कों पर क्या सूरत हाल है? आज मामूल से ज्यादा रश देखने में आ रहा है। साथ जैसा कि फारहान ने हमें बताया कि चालान भी आज रिकॉर्ड ज्यादा किए गए हैं। तो खुदारा एक चीज आपको बार बार कही जा रही है कि सिर्फ और सिर्फ जरूरत के तहत घरों से निकलें और फिर जिम्मेदारी का सबूत दें। इस तरह से अगर आप ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन करेंगे तो अपने साथ साथ आप दूसरों के लिए भी मुश्किलात पैदा करते रहेंगे। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए।
ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। एसपी ऑपरेशन इकबाल टाउन डिवीजन मोहम्मद अजमल साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। फ्रंट लाइन पे हमारे पुलिस एहलकार मौजूद हैं। मैं जैसे कि ब्रेक में आपसे बात कर रही थी, उनके लिए भी तमाम तर इंतजाम, चाहे वो खाना है, चाहे वो मौसम की तब्दीलियाँ हैं, बारिश भी हो जाती है, धूप भी बहुत ज़्यादा होती है, आपके एहलकारों ने वहीं पे मौजूद रहना है। ये सब चीज़ें इंश्योर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किस तरह से फैसिलिटेट किया जा रहा है एहलकारों को? उसमें हम इस तरह से कर रहे हैं, एक तो जितने भी नाके हैं तमाम के ऊपर जो है वो अम्ब्रेलास लगवा रहे हैं ताकि उनको गर्मी से जो है बचा जा सके। उसके अलावा पानी का तमाम के ऊपर इंश्योर किया गया नाकों के ऊपर, उसमें पीने का पानी अलहदा है और उसके अलावा हाथ वगैरह धोने के लिए अलहदा सिस्टम तमाम नाकों पे लगवाया गया। उसके अलावा खाना जो है वो लाइन में बनता है और तमाम वो गाड़ी जो है वो जाती है और हर नाके के ऊपर वो खाना भी पहुंचाती है। ठीक है। और इसके अलावा रात को भी इसी तरह से हमारे जितने बैरियर्स हैं उनको भी हमने इस तरह से किया हुआ है कि लाइट रिफ्लेक्टर्स लगे हुए हैं। ठीक है। तो उनकी सेफ्टी का हम हर तरह से वो ख्याल कर रहे हैं। सही, ये तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं। इसके साथ साथ एक और चीज़ हमने देखा, हमारे पुलिस एहलकार भी जो हैं वो भी कोरोना पॉजिटिव हुए। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो लोग जो कि बाहर निकल के अपनी जिम्मेदारियाँ निभा रहे हैं उनको भी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, उनको भी एहसास ज़िम्मेदारी ये दिया जाए कि अगर वो यहाँ पे मौजूद हैं तो पीछे इदारा उनकी मुकम्मल जो है वो सपोर्ट कर रहा है। टाइम टू टाइम टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए क्या मैकेनिज्म रखा गया? इसके लिए इस तरह से कि हमारा अपना एक हॉस्पिटल अभी जैसे आपको पता होगा लाइन में मौजूद है, उसमें जो कोई भी हो जिस पे हमें शक हो, हमारी स्क्रीनिंग अपना एक प्रोसेस है। उसमें जो अगर कोई इस तरह का महसूस होता है फ़ौरन उसको लाइन में शिफ्ट किया जाता है। 1-2 दिन अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं, अगर उसके ज़्यादा उसमें अलामात हों तो उसका टेस्ट करवा के तो उसको शिफ्ट करते हैं क्वारंटीन सेंटर्स में। ठीक है। और इसके लिए प्रॉपर चेक एंड बैलेंस रखा जा रहा है कि आपने टाइम टू टाइम तमाम एहलकारों से राब्ते में रहना है कि इन केस अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो वो राब्ता कर सकते हैं। उसमें हर डिवीजन में एक जो बंदा है वो नॉमिनेटेड है इस काम के लिए, जो मेडिकल सपोर्ट के लिए। ठीक है, ठीक है, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं। खैर आगे बढ़ूंगी। ओवरऑल शहर की सिचुएशन जो है वो मैं आपसे जानना चाहूँगी। लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बिगड़ती जा रही है। हमारे जितने एहलकार हैं वो ड्यूटियों पर मौजूद हैं और गली मोहल्लों में चोरी डकैती की वारदातें बढ़ती चली जा रही हैं। क्या कहेंगे आप? हम तो ऑलरेडी बहुत बड़ी परेशानी में थे, अब ज़्यादा परेशानी बढ़ गई। मैं इसमें एक चीज़ आपसे थोड़ा सा इसमें वो करूँगा मुखालफत, ये कि जब से हमने ये नाके लगाए और लॉकडाउन का प्रोसेस है, जो क्राइम है वो ऑलरेडी 30% कम हो गया पिछले साल की निस्बत। लेकिन ये कि अब जैसे जैसे एज आ रहा है, ये नाके तो लगाए गए हैं ना सड़कों पर, गली मोहल्लों में वारदातें हो रही हैं, इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता। और वहां पर हम देख रहे क्योंकि लोग घरों से नहीं निकल रहे तो एक एज मिल जाता है कि आपको गली मोहल्ले सुनसान नजर आते हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा उसमें मैंने आपको जैसे कहा कि पुलिस का आपको मैं एक चीज़ बता दूं ये कि है कि वो कितने फ्रंट्स पे काम कर रही है। मतलब अगर ये हमारे लिए एक नई चीज़ है, बट ऑलरेडी जो हमारी एग्जिस्टिंग ड्यूटीज़ हैं वो हम उसी तरह से ही चला रहे हैं। मतलब हम ओवर फटीग्ड हैं, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं, बट हम उस चीज़ को मैनेज कर रहे हैं, गली मोहल्ले तक भी पहुंच रहे हैं। और उसके अलावा ये जो हाउस, मैं आपको यहाँ एक चीज़ बताना चाहूँगा, पुलिस के जो अभी जो काम कर रही है सिर्फ आवाम के लिए, कि मेरे ख्याल में जहाँ उनके रिश्तेदार भी उनको छोड़ जाते हैं वहाँ से हमारी पुलिस उनके लिए कर रही है। बिल्कुल उसकी मिसाल इस तरह से है कि आप देखें कि एक तो उनके लिए हम सड़कों पे खड़े हैं, उसके बाद कोई बीमार हो जाता है तो उनके घर पे पुलिस बाहर पहरा दे रही होती है। फिर हॉस्पिटल में आप देख लें कि पुलिस 24 घंटे उनके साथ है, क्वारंटीन सेंटर्स में उनके साथ है, और यहाँ तक कि हमारा जो बरियल के लिए है वो टीम अलहदा से बनी हुई जो यहाँ तक कि उनके साथ उधर बिलाशुबा इन चीज़ों को हम एडमायर कर रहे हैं। हमारे जिस तरह से डॉक्टर्स का बार बार जहाँ नाम लिया जाता है, वहीं हमारे पुलिस एहलकार भी बिलाशुबा फ्रंट लाइन पे मौजूद हैं, खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। आगे माह रमज़ान की आमद है, उसके लिए क्या तैयारियां की जा रही हैं? ऑब्वियसली आपको सहरी अफ्तारी के औकात में स्पेशल जो है वो सारी चीज़ें प्लानिंग वगैरह बनानी पड़ती होगी, और अब नॉर्मल से हटकर हमें रूटीन से जाना है, क्योंकि आम तौर पर हमारी सहरी अफ्तारी में जो चीज़ें होती थी, जो हमने देखनी थी, ड्यूटियाँ लगाई जाती थी, अब एक हम वबा के साथ भी निपट रहे हैं, तो डबल ड्यूटियाँ हो गई हैं। ये उसमें मैं आपको बताऊं कि हमारी ऑलरेडी मीटिंग्स जनाब CCPO साहब लाहौर ने ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दी थी इस सिलसिले में कि हम जो कमिंग डेज़ के लिए अपनी वो स्ट्रेटजी हम पूरी बना रहे हैं, तो इंशाल्लाह इसमें कोई इशू हमें नहीं होगा। सही। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, शहरियों का ताउन आपके साथ कितना ज़रूरी है? हम तो यहाँ पे बैठ के शहरियों से बार बार रिक्वेस्ट करते हैं, ये नाकों की सूरत हाल भी शहरियों को दिखा रहे हैं, शहरियों का रवैया चेंज नहीं हो रहा, तो इस पे क्या मैसेज भी देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे शहरियों को? अगर आप लोग अपना काम कर रहे हैं तो शहरियों का रवैया बदलने के लिए क्या किया जा सकता है? कोई हल आप ही बता दें। इसमें दो चीज़ें मैं कहूँगा, एक तो वो रॉबर्ट पील का कोट है कि पुलिस आर पब्लिक एंड पब्लिक आर पुलिस, मतलब वो हमें अपना हिस्सा समझें, हम उनके लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए बेस्ट मिसाल है दुनिया में देख लें, हमेशा दिखाया जाता है
पुलिस कहीं पे लाठी चार्ज कर रही है, कहीं पे बंदों को, नाइजीरिया में कल उन्होंने 18 बंदों को मार दिया, हालांकि 11 पेशेंट है वहाँ पे, लेकिन यहाँ पुलिस देखें उनको गोद में उठा के फिर रही है और उनका इतना ख्याल कर रही है। तो हमारे अपने लोग हैं, हम तो ये समझते हैं और उनसे यही तवक्को रखते हैं कि वो भी हमें अपना समझें, हम उनके लिए कर रहे हैं तो वो हमारे लिए करें बस। अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताऊं, यहाँ पर बैठ के हम अक्सर पुलिस के रवैयों की बात कर रहे होते थे, अब लोग तारीफें कर रहे हैं, ये जो तब्दीली है इसकी खास वजह क्या है? ये जो मैं तो कहूँगा लीडरशिप है, राइट फ्रॉम हमारे वर्दी IGP साहब से लेकर, क्योंकि जैसा आपको मैसेज दिया जाता है बिहेवियर का, तो बिहेवियर चेंज शुरू से है, मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक, एक कांस्टेबल तक एक अब सिस्टम है अकाउंटेबिलिटी का, पनिशमेंट्स बाकायदा से मिलती हैं, रिवॉर्ड्स बाकायदा से मिलते हैं और एक ख्याल रखा जाता है। मैं आपको बता दूं कि अभी जिस तरह से एक चेंज जो अभी है कि पुलिस जो है पूरे शहर में अब हज़ारों की तादाद में लोगों के लिए राशन का सिस्टम कर रही है, जिसके में हमारी पे से मतलब उसकी कटौती वॉलंटियरली लोगों ने दी और लोगों को दिया जा रहा है। तो मेरे ख्याल में एक अच्छा चेंज है, एक पुलिस की ओवरऑल कल्चर में चेंज है। बिल्कुल ऐसा ही है और मैं ज़रूर यहाँ पर खराज तहसीन भी पेश करना चाहूँगी, गुड लक भी कहना चाहूँगी, क्योंकि आप लोग मेन स्ट्रीम पे मौजूद हैं, अपनी जिम्मेदारियाँ नहीं हैं और नई नई चीज़ें भी हम देख रहे हैं कि अब ऐड होती जा रही हैं लोगों की हेल्प के लिए। मकसद सिर्फ यही है। मैसेज क्या देना चाहेंगे लोगों को? मैसेज सिंपल है, स्टे होम स्टे सेफ। ये पूरी दुनिया में यही चल रहा है, हमारा सब यही गुजारिश है लोगों से कि बिल्कुल बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो बाहर निकलें, अदरवाइज़ घर पे रहें और अगर निकलना भी है तो पूरी प्रिकॉशंस जो हैं, मास्क लगाएं, अपना हैंड ग्लव्स पहने, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें और अगर कोई बीमार है तो वो बिल्कुल अपने आप का अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। इसी नोट पे मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, लेकिन नाज़रीन यहाँ पर ये चीज़ बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमने डिटेल में बात की कि पुलिस एहलकार अपनी ड्यूटी के अलावा भी क्या क्या कुछ कर रहे हैं। तो ये चीज़ें सिर्फ और सिर्फ शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए की जा रही हैं, आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए की जा रही हैं। ये तभी मुमकिन होगा जब आप भी अपना फीडबैक देंगे, आप भी ताउन करेंगे, तभी इस सबको मुमकिन बनाया जा सकता है, हालात को बेहतर किया जा सकता है। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा, अपना ख्याल रखिएगा। कल सेम टाइम पर आपसे फिर से मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।